नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है येट अनदर एटीपी में, यानी कि एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो जैसे आपको पता है कि जब आप सर्टिफाइड जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट बन जाते हैं, उसके बाद में वेलोसिटी जेनेटिक्स का और विग्नेट का ये कमिटमेंट है कि वी विल बी हैंड होल्डिंग यू एंड विल बी गिविंग यू ट्रेनिंग on an absolutely continuous basis without any registration charges and any kind of fees at all। ये हमारा कमिटमेंट है कि सभी लोग, हम लोग मिलके जेनोमिक वेलनेस की जो एक जानकारी है, अवेयरनेस है, लोगों में क्रिएट करें। एंड इस सिलसिले में वी कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। विग्नेट, अगर आप फुल फॉर्म इसको देखेंगे, इट्स अबाउट जेनेटिक्स, इट्स अबाउट न्यूट्रिशन, इट ऑल्सो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सभी का मिक्स ट्रेनिंग, वी विल हैव various topics that we'll be covering, and today we are going to talk about something which will be interesting to each and every one of us, and I'm sure about that। जैसे कभी बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि जब भी आप थोड़ा सा जिंदगी में सक्सेस हासिल करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो आपको अपने रूट्स को भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे आज मॉडर्न मेडिसिन आया है, बहुत सारे गैजेट्स आए हुए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आया हुआ है, एंड जेनेटिक्स के बाद में यू कैन सी दैट हेल्थ डिसरप्शन होने वाला है हेल्थ केयर सेक्टर में। सो देर विल बी अ लॉट मोर टेक्नोलॉजीज कमिंग। आज एवरी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ गैजेट्स, हेल्थ गैजेट्स, वेरेबल्स वगैरह वेयर करते हैं। इट कुड बी अ स्मार्ट रिंग और इट कुड बी स्मार्ट वॉच वगैरह वगैरह। बट इन स्पाइट ऑल ऑफ दैट, हमारे जो ट्रेडिशनल जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब लिटरली रूट्स हैं, क्योंकि हम लोग जब आयुर्वेदा की बात करते हैं, विच इज 5,000 years ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल एक मेडिसिनल सिस्टम या हेल्थ सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड ये हम लोग इतने सदियों से फॉलो करके आ रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे कभी बात करेंगे तो वो आज भी घर में ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों का दवा रेकमेंड करते हैं एज अ फर्स्ट एड और फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। सो टुडे वी हैव अ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंटीग्रेटिंग एक इंट्रीगिंग सेशन आपको मिलेगा, जहां पे you will have an opportunity to ask questions and we'll be answering that as well। और ये करने के लिए, ये सेशंस को कंडक्ट करने के लिए वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, जिन्होंने मेडिसिन में, यानी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, शी कंप्लीटेड, बट समहाउ शी गॉट अट्रैक्टेड टू आयुर्वेदा एंड उनके प्रिंसिपल्स। एंड उसके बाद में शी एक्चुअली उन्होंने उसमें मास्टर की हासिल की। एंड देन टुडे she is called a global Ayurveda expert। She is a very much Indian। She is a आमची मुंबई person, but now she is settled in Boston, USA। एक मजेदार बात ये हो गई कि जब हम लोगों ने क्रिएटिव्स बता के बना के आप लोगों को सब भेजा, तो शी वॉज इन बॉस्टन, यूएसए। एंड आज सुबह मेरी बात हो गई, सो शी सेइंग दैट नो, आई हैव रीच्ड इंडिया, आई हैव रीच्ड मुंबई टुडे मॉर्निंग। सो शी विल बी एक्चुअली कंडक्टिंग दिस सेशन इन फ्रॉम मुंबई लाइव, and she'll be on her mobile phone because she is here on her routine trip। and she is India, Mumbai और बॉस्टन को बेस बनाते हुए शी एक्चुअली इज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज में वो जाती हैं। वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, या गल्फ कंट्रीज हो, मिडल ईस्ट हो, या यूरोपियन कंट्रीज हो, या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज हो। तो आप सभी लोगों के जोरदार अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम नोट के साथ इन द चैट बॉक्स, आई वुड लाइक टू वेलकम सुमिता प्रजापति। शी इज एन आयुर्वेदा एक्सपर्ट। सो डॉक्टर सुमिता प्रजापति, वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच संजी, थैंक यू। तो पहले हम लोग सीधा आज टॉपिक में आ जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से हमको काम में आ जाते हैं, एंड हाउ वी कैन यूज देम। क्योंकि सुबह से उठने के बाद में रात तक हमारे जो भी लाइफस्टाइल चॉइसेस होते हैं, वो फूड के हो, दिनचर्या के हो, जो भी अपनी रूटीन है, उसमें आयुर्वेदा आप जाने अनजाने में हम लोग तो यूज कर ही लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देन वी विल ऑल्सो हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। सो आई विल लेट यू स्पीक फॉर अ फ्यू मिनट्स इनिशियली, and then I'll come back and then moderate this session। So over to you, Dr. Sumita। थैंक यू सो मच।
तो शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी मेरी स्टोरी से, मैं कैसे आयुर्वेद में आई। जैसे स्टेन सर ने कहा कि पहले एलोपैथिक और फिर आयुर्वेदा। तो सबसे पहले मैं जब छोटी थी तो हम वैकेशन में मामा के घर पे जाते थे। तभी मैंने मेरे नाना जी को देखा था, एक वाइट कलर की गद्दी पे बैठकर। वो लोगों की लंबी क्यू होती थी और उनको एक एक करके बुलाकर वो देखते थे और उनकी नाड़ी देखते थे और उनको बताते कि कुछ बताते थे और लोग हाँ हाँ करते थे। और उस समय तो बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। तो वो सबकी नाड़ी देखते थे, उसके बदले में लोग उनको दूध या चावल या घी ऐसी अलग-अलग चीज़ें लाकर देते थे। मेरे जो नाना जी थे, यू वोंट बिलीव ही लिव्ड अप टू 98 इयर्स, बिना लकड़ी के चलते थे। उनको चश्मा का नंबर नहीं था और उनके नए दाँत आना शुरू हुए थे एंड एंड में। और वो मतलब जिसको बोलेंगे ही वाज़ ईटिंग आयुर्वेदा, ड्रिंकिंग आयुर्वेदा एंड लिविंग आयुर्वेदा कंप्लीटली। वो पूरे आयुर्वेद को ही पूरी तरह से फ़ॉलो करते थे। उनको देखने के बाद बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी। और जब मैं पढ़ाई करने लगी तो लकीली आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट, आई स्कोर अ गुड मार्क्स। मुझे एडमिशन डेंटल में भी मिल सकता था या एलोपैथ में भी मिल सकता था, पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ आयुर्वेद में करना है। क्योंकि मेरी मम्मी भी संस्कृत में बीए थी और मम्मी से भी मुझे संस्कृत की बहुत सारी नॉलेज थी। उस वजह से मुझे संस्कृत पढ़ना-लिखना भी बहुत ईज़ी था और आयुर्वेद जो आपको पता है वो पूरा संस्कृत में ही लिखा हुआ है। तो उस वजह से मैं आयुर्वेद के प्रति मेरा बचपन से ही बहुत अट्रैक्शन था और लकीली मुझे अच्छे परसेंटेज होने की वजह से आयुर्वेद में एडमिशन मिला। उस समय पे मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर माधव साहनी, जो बहुत ही अच्छे नाड़ी वैद्य थे। उनके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन आता था, उनकी नाड़ी देख के वो बता देते थे कि उनको लीवर प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है या उनके हार्ट की किस आर्टरी के किस ब्रांच में कितना परसेंट ब्लॉक है। वो उसी टाइम पे ड्रॉ करके पेशेंट को देते थे। पेशेंट बाद में अपना एंजियोग्राफी करने के बाद आते थे। हम एज़ अ स्टूडेंट वो रिपोर्ट कंपेयर करते थे एंड यू वोंट बिलीव, वो एग्ज़ैक्टली सेम या थोड़ा-सा ही ऊपर-नीचे हुआ करता था। तो वे मैं उतनी लकी थी कि वैसे गुरुओं से मुझे या मेरे नाना जी से मुझे नाड़ी वैद्य बन के नाड़ी परीक्षा सीखने का इतना मौका मिला। और जब मैं प्रैक्टिस में आई तो आई वाज़ अ डॉक्टर व्हिच वाज़ इंटीग्रेटेड। लाइक मैंने एलोपैथ का भी पूरा पढ़ाई किया था। हमने एलोपैथ के भी सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी हुई है। साथ में आयुर्वेद की भी सारे सब्जेक्ट पढ़कर उसकी हम एग्ज़ाम देते थे। तो दोनों का प्रॉपर नॉलेज होने की वजह से इनिशियली लोगों को क्विक फिक्स चाहिए। तो प्रैक्टिस शुरुआत में मैंने एलोपैथ से शुरुआत की और बाद में जब मैं प्रैक्टिस करते गई तो मुझे लगता था कि जैसे सपोज़ कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, वो मेरे पास पहली बार आया तो मैं उसको दवाइयाँ देती थी, कुछ केमिकल्स ब्लड शुगर कंट्रोल करने के। और थोड़े टाइम के लिए वो कंट्रोल होता था, वापस थोड़े महीने के बाद जब वो आता था, तो फिर से उसका शुगर बढ़ जाता था बिकॉज़ वो यूज़्ड टू हो जाता था उन दवाइयों के। फिर मुझे उसका डोज़ बढ़ाकर या दूसरा नया दवाई उसमें इंक्लूड करना पड़ता था और धीरे-धीरे थोड़े समय के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट होने लगते थे। तो मुझे लगता था कि मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी मैं उनको मदद नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ़ उनको कोई बीमारी को कंट्रोल करने के लिए मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, पर उनको ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना जो 5000 साल पुराना जो आयुर्वेदिक नॉलेज है उसको मैं अप्लाई करूँ, जो मुझे अच्छे-अच्छे गुरुओं से और मेरे नाना जी से सीखने को मिला है। और जब मैंने शुरू किया अपना प्रैक्टिस में आयुर्वेद को इनकॉर्पोरेट करना, आयुर्वेद के सारे सिद्धांतों को मैंने अपनाना शुरू किया और जो मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ा था कि भई जब हम आयुर्वेद में परीक्षा करते हैं, तो अष्टविध परीक्षा होती है, यानी 8 प्रकार से हम कोई भी रोगी का परीक्षण कर सकते हैं, उसकी जीभ देखकर, उसकी स्किन देखकर, उसकी नाड़ी देखकर, ऐसे अलग-अलग प्रकार से हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। या जब वो एंट्री करता है अपने क्लिनिक में, तो वो चलते हुए कैसे आ रहा है, उसका गेट कैसा है, वो कैसे चल रहा है, उसकी बैठने की स्टाइल कैसी है, उसकी स्किन कैसी है, डेलिकेट है या ड्राई है या टफ स्किन है, या उसके जॉइंट्स में से कोई आवाज़ें आ रही है क्या? कुछ कट-कट हो रहा है, उसके बाल ड्राई है, सिल्की है या किस प्रकार के बाल है। यानी एज़ अ पर्सन हम उसको एज़ अ होल हम उसका परीक्षण करते हैं या निरीक्षण करते हैं
और ऊपर से लेके नीचे तक, बोलते हैं ना, बाल से लेके पैर के नाखून तक उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो वात प्रकृति है या पित्त का है या कफ का इंसान है। तो उसको किस प्रकार से हमको दवाई देनी चाहिए, या किस प्रकार का उसको डाइट देना चाहिए, या कौन सी लाइफस्टाइल देनी चाहिए, ये हमको स्टार्टिंग से ही पता चलने लगता है। तो ये सब मैंने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी जो प्रैक्टिस 10 या 12 पर पेशेंट की थी, वो सडनली धीरे धीरे इंक्रीज होते होते रोज का मैं 50-60 पेशेंट देखने लगी। और देखते देखते लोग मुझे आके बोलने लगे, अरे आप प्लीज अफ्रीका क्यों नहीं आते, हमारे पास 50 पेशेंट रेडी है। या आप हमारे हमारे इधर लेबनान में आइए, मेरे पास 150 पेशेंट रेडी है। बाद में धीरे धीरे एक जन ने मुझे आके ईस्ट अफ्रीका से, दार एस सलाम से, उन्होंने बताया, अरे 500 लोग मेरे पास है, वो आपका एड्रेस मांग रहे हैं, मेरा इतना वेट लॉस हो गया वो देखकर। तो ये 500 लोग मुंबई में आएंगे, उससे अच्छा आप हमारे उधर अफ्रीका में आइए और उनको देखिए, तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं अलग अलग कंट्रीज में जाने लगी। आज की तारीख में, बिलीव इट और नॉट, मैंने मोर देन 3.5 लाख लोगों को 1 to 1 देख लिया है। और 21 देशों से आने वाले लोगों को हम अलग अलग प्रकार की दवाइयां दे चुके हैं, और एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्रॉनिक डिसीजेस हो गया, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल है, ओबेसिटी है, या जिसको बच्चे नहीं हो रहे, 15 साल हो गए शादी को, 18 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं हो रहे, जिनके 10-10 बार आईयूआई आईवीएफ फेल हो रहे, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, वो दवाइयां शुरू करते हैं, डाइट लाइफस्टाइल करते हैं, 3-4 महीने में लोगों को रिजल्ट मिलने लगता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबको 100% रिजल्ट मिलता है, बट कुछ ना कुछ कहीं क्लिक हो जाता है। जैसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के स्टेप्स बताए हैं, डाइट, लाइफस्टाइल, होम रेमेडी, पंचकर्म, मर्म, हर्बल रेमेडीज। इसमें से मैं एज ए डॉक्टर सब चीजें उनको बताती हूँ। बट अगर एक या दो चीज भी अगर आपने पकड़ लिया और उसको करना शुरू कर दिया, तो बिलीव मी, आपके लाइफ में, आपके हेल्थ में इतना सुधार होगा कि लोग खुद आपको आकर पूछेंगे, अरे आपने क्या किया, आपकी स्किन पहले से ग्लो कर रही है, या आपके बाल बेटर लग रहे हैं, या आपका वेट कम लग रहा है, आपकी बॉडी की सूजन कम हो रही है, या आपको चलने का प्रॉब्लम था वो कैसे चला गया। ये सब आयुर्वेद के छोटे छोटे उपाय करने से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो आपको ये सब चीजें जाननी है आज की तारीख में, तो हम अभी के अभी इसको डिस्कस कर सकते हैं। और आप बाद में मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हर एक के बारे में। तो आज आपको मैं बता सकती हूँ अलग अलग प्रकार के डाइट, लाइफस्टाइल, होम रेमेडी, हर एक चीजें जो आपको जानने की उत्सुकता है, वो सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आपके पास हाजिर हुई हूँ। तो आयुर्वेद में मेनली हम मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूत से बना हुआ है। आयुर्वेद कहता है, यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। जो भी हमारे शरीर के अंदर है, वो सब कुछ ब्रह्मांड में है। तो हमारा शरीर और पूरा यूनिवर्स, यानी जो ब्रह्मांड है, वो 5 महाभूतों से बना हुआ है। वो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अभी आप में से अब तक मैंने जो बताया उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चैट बॉक्स में आप अपने सवाल रख सकते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपनी स्टोरी के साथ डॉक्टर सुमिता प्रजापति ने दिया। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि सुमिता प्रजापति एंड आई नो ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट नाउ 20 years, एंड कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने एक ही मंच में हेल्थ एंड वेलनेस को लेके किए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। एंड वो हमारी वेलोसिटी जेनेटिक्स की बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं। और उन्होंने बहुत सारे फिजिकल इन पर्सन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे लिए किए हैं बिफोर कोविड। और कोविड के बाद में हमारे थोड़े इन पर्सन प्रोग्राम्स हमारे कम हो चुके थे। नाउ वी आर ऑल ऑनलाइन। सो वहां से, बॉस्टन से, बहुत ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देशों से भी उन्होंने हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हुए हैं। एंड मेनी पीपल एक्चुअली आस्क हर फॉर अ लॉट ऑफ रेमेडीज, एंड उन्होंने दिए भी हैं। दे पीपल मेक नोट्स एंड देन दे विजिट अवर वेबसाइट ऑल्सो। उनका ब्रांड है आयुशांति, एंड ayushanti.com is the right domain name, Dr. Sunita Prajapati. हाँ जी। Yes. पर अभी तो थोड़ा मैं उसको रिन्यू कर रही हूँ, 1 आध महीने बाद वो अपलोड होगी।
हाँ जी, तो उसको वही थोड़ा रिफर्बिश कर रहे हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चैट बॉक्स में डेफिनेटली आएंगे, तो यू कैन आस्क स्पेसिफिकली। तो आपका सवाल सब लोगों के लिए भी एक ट्रेनिंग जैसे हो जाएगा। तो एज आई सेड, विल कीप इट मोर इंटरैक्टिव, बिकॉज जो हमारा जो पावर पॉइंट का जो पैटर्न है वो तो थोड़ा उससे हट के आज हम लोग कर लेंगे। सो एवरी हाँ एवरी वन ऑफ यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। सो हमारे पास डॉक्टर सुनीता, वी हैव हेल्थ कोचेस, डाइटिशियंस, मेडिकल डॉक्टर्स, होम्योपैथी, यहाँ तक भी हमारे तपस विश्वास जो है वो तो आयुर्वेद पंडित भी हैं, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स तो हैं ही हैं। तो उनको आपके शेयरिंग से, आपकी जो नॉलेज आप जो आज बांट रहे हैं उसमें से और मजा आ जाएगा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बेसिक हेल्थ पैरामीटर्स। सो श्योर। सो तो मैं सवाल सब देख रही हूँ। मोस्टली जितने सवाल है, फैटी लिवर है, फिर अपना लीकी गट सिंड्रोम है, या वेट गेन है, डायबिटीज है। सुमन मैम पूछ रहे हैं, आई थिंक एक एक सवाल को हम लोग करेंगे, हाउ टू फिक्स अ लीकी गट। हाँ, लीकी गट। तो इतने जो भी सवाल है मैं सब देख रही हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये सारे जो भी क्वेश्चंस है वो तीनों दोषों के अनुसार हम डिवाइड करके बात करेंगे, तो उनको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें यस, सारा हम इनकॉर्पोरेट पीसीओडी वगैरह सब कुछ ले लेंगे। ऑलराइट। जितने सो भी सवाल आ रहे हैं सब कवर हो जाएंगे उसमें। हाँ, तो अगर और कुछ क्वेश्चंस हैं एक बार, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, then कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल। collectively answer them. So, Sumita, Dr. Sumita, over to you. You can probably start answering some of the questions. यस। सो मेनली ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ये तीनों दोषों के अनुसार हम डिवाइड करके बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे शरीर में, मैंने जैसे बताया, 5 महाभूत से हमारा शरीर बना है। उसमें मेन 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हमारा शरीर जो है वात, पित्त, कफ के बैलेंस और इम्बैलेंस की वजह से चलता है। अगर ये तीनों दोष हमारे शरीर में बैलेंस है, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ये तीनों में से कोई भी एक दोष ऊपर नीचे होता है, तो हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियां होती है। अभी पहला जो दोष होता है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड स्पेस, यानी हवा और स्पेस, ये दोनों एलिमेंट जब हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमें वात के रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, जो होता है थायराइड, आर्थराइटिस, गैस, ब्लोटिंग, ड्राई स्किन, एनी जॉइंट्स पेन, जॉइंट्स में से कट-कट आवाजें आनी, ये सारी जो भी प्रॉब्लम है वो वात के डिसऑर्डर है। अब मैं एकदम सिंप्लीफाइड करके आपको बताती हूँ वात यानी क्या और कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके स्टमक में बहुत सारे एयर एंड स्पेस एलिमेंट है, तो आपको क्या होगा वो मुझे बताओ। बहुत ज्यादा हवा और स्पेस आपके पेट के अंदर हो गया तो आपको क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं? गैस्ट्रिक इश्यूज, करेक्ट। ब्लोटिंग, करेक्ट। पेट फूलना, आपका पेट फूलने लगेगा, गैस हो जाएगा, ब्लोट हो जाएगा। आपका मोशन कैसा होगा? करेक्ट, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है वो स्टूल्स को ड्राई करेगी। आपने आईबीएस लिखा, पर आईबीएस जो है वो पित्त की वजह से, वो दूसरा डिसऑर्डर है। तो कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, ये सारी जो भी प्रॉब्लम है वो पेट के अंदर वायु बहुत ज्यादा भरने की वजह से होती है। अब वायु का जो स्वभाव है, आयुर्वेद में क्या बताया गया है? चंचल। हवा जो होती है वो बहुत ही चंचल होती है, वो एक जगह पे ठहरती नहीं है। और दूसरा वायु का स्वभाव होता है शीत। सपोज अगर आप ठंडी हवा में, जैसे कि मैं बोस्टन अमेरिका में रहती हूँ, वहां अभी तो -30 डिग्री चल रहा है। तो अगर बहुत ही ठंडी हवा में हम बाहर खड़े हैं विदाउट वेयरिंग प्रॉपर क्लोथ, तो हमारी स्किन कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, कोल्ड। और कैसी हो जाएगी? ड्राई, करेक्ट, ड्राई एंड कोल्ड। जब हमारी स्किन ड्राई एंड कोल्ड हो जाएगी, वही ड्राइनेस एंड कोल्डनेस और चंचलता, ये तीनों वायु के मेन लक्षण है। हर एक दोषों के मुख्य 2 या 3 लक्षण होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट लक्षण। तो वायु का ये लक्षण है चंचलता, ठंडा स्वभाव होना और ड्राई होना। तो जब ये ड्राई, कोल्ड और चंचल चीजें हम खाते हैं, तो ऐसी कौन सा फूड है जो ये तीनों लक्षण वाला होता है? अगर हम खाने में बहुत ही रॉ वेजिटेबल, करेक्ट, रॉ सैलेड खाते हैं, या फर्मेंटेड फूड खाते हैं, या इडली, डोसा, ढोकला, मेंदू वड़ा, ये टाइप के गैसी फूड्स खाते हैं, या वाल, चना, वटाना, छोले जैसे हेवी बीन्स खाते हैं, या कोल्ड फूड खाते हैं,
बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कोल्ड फूड है। ये सब तीनों का स्वभाव है कोल्ड, ड्राई एंड चंचल। तो ऐसा जब हम खाना खाते हैं तो ये जो पेट का वायु है, वो चंचल होने की वजह से क्या होगा? ऊपर की ओर चढ़ेगा। जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो आपके हार्ट के ऊपर वो प्रेशर देने लगेगा। अभी मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, जिनको चेस्ट पेन हो जाता है और वो बहुत घबरा जाते हैं और घबरा के डायरेक्ट जाके एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। जब मैं आईसीयू में काम करती थी एलोपैथिक हॉस्पिटल में, तब हम देखते थे कि जो भी मरीज आते थे चेस्ट पेन की शिकायत लेके, 80 टू 85% जो मरीज होते थे उनको चेस्ट पेन हार्ट की वजह से नहीं होता था। उनको हम सिंपल आईवी एंटासिड, रेंटेक वगैरह दे देते थे और ओरल कुछ भी एंटासिड या गैस की दवाई देते थे, उनका चेस्ट पेन चला जाता था। तो या मेरे पास एक मरीज आया था फॉरेन से, अमेरिका से वो आया था। वो गया था चौपाटी में और चौपाटी जाकर उसको पानी पूरी मिल गया और जब उसने पानी पूरी खाया, उसको इतना मजा आया चटपटा स्वाद वाला पानी पूरी खा के कि वो लिटरली 2-3 प्लेट उसने पानी पूरी खा लिया। और पानी पूरी खाने के बाद उसकी इतनी खराब हालत हो गई कि उसको सीवियर घबराहट, बेचैनी और चेस्ट पेन हो गया और वो डर के मारे तुरंत भाग के मेरे पास आया और मुझे बोला, व्हाट हैपेंड डॉक्टर सुमित, आई डोंट नो, आई एम हैविंग सीवियर चेस्ट पेन, मे बी आई एम हैविंग सम हार्ट इश्यूज। जब मैंने उसकी नाड़ी देखी तो उसकी नाड़ी फुल ऑफ वात, मतलब बहुत ज्यादा वात भरा हुआ था उसके शरीर, उसके स्टमक में। और आप बिलीव नहीं होगे, इंस्टेंटली मैंने उसको अपान और चित्रक करके मेरी दवाइयाँ हैं वो दे दी और गर्म पानी के अंदर अजवाइन 2 चुटकी डालकर मिलाकर उसको पिलाया और उसको बोला थोड़ा वॉक करो। जब उसने 15 मिनट वॉक किया और अजवाइन वाला पानी पिया और वो 2 गोली खाया तो धीरे-धीरे उसका गैस रिलीज़ होने लगा और उसका पेन अपने आप ठीक हो गया। तो जब वायु बहुत ज़रा ज़्यादा अपने स्टमक में हो जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है, तो वो चेस्ट को प्रेशर देता है। उसकी वजह से हमको लगता है कि हमको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हुए, बट एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि हर बार आपको हार्ट के वजह से नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैस ऊपर चढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो तभी हमें वायु को कंट्रोल करना चाहिए। वही वायु सपोज़ ऊपर और चढ़ता है और आपके गले में फँस जाता है यहाँ पर, तो आपको क्या हो सकता है इधर? यहाँ पे कौन-सा हॉर्मोन्स का ग्लैंड है? थायरॉइड, करेक्ट? तो ये जो वायु है, ये आपको थायरॉइड को ड्राई करने लगेगा और जब थायरॉइड एरिया ड्राई होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज़्म, गॉइटर, ये सारे प्रॉब्लम हमको शुरू हो जाते हैं। तो थायरॉइड इज़ नथिंग बट वायु का इम्बैलेंस, ठीक है? यही वायु जब नेक के पीछे के एरिया में फँस जाएगा, तो क्या होगा? नेक के यहाँ पे क्या-क्या होता है? अलग-अलग वर्टिब्रास होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो पिंचिंग ऑफ नर्व हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ड्राइनेस हो जाएगा, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पिंचिंग ऑफ नर्व, स्टिफनेस ऑफ द नेक, स्टिफनेस ऑफ द शोल्डर, मूंगी आता है, नमनेस इन द फिंगर्स। बहुत बार लोग डर जाते हैं, अरे मेरी उँगलियों में नमनेस आ रहा है, मुझे हार्ट रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हो गया, बट एक्चुअली वो नमनेस ऑफ द फिंगर्स इज नथिंग बट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या पिंच नर्व इन द सर्वाइकल एरिया बिकॉज ऑफ द वाता एग्रीवेशन। जब आपका वायु बहुत एग्रीवेट होकर ऊपर चढ़ जाता है तो ये नमनेस इन द फिंगर्स या हैंड स्टिफनेस या फ्रोजन शोल्डर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है। जब यही वायु और ज्यादा ऊपर चढ़ता है, दिमाग में चला जाता है, तो क्या होगा? आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? एयर कैसा होता है? हेडेक हो जाएगा, करेक्ट? स्ट्रोक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बात बात बढ़ेगा तो स्ट्रोक या माइग्रेन का प्रॉब्लम, करेक्ट? मेमोरी कम हो जाएगा, फोकस, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वर्टिगो, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, स्ट्रेस, ये सारे प्रॉब्लम हो गए जब हमारा वायु बहुत ज्यादा चढ़कर दिमाग में चढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा, करेक्ट? एपिलेप्सी, बहुत एक्सट्रीम लेवल का वायु बढ़ जाएगा तो एपिलेप्सी, ये सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो अब हमें समझ में आया, ये सारे जो भी आपने पूछे थे सवाल, उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द वायु का इम्बैलेंस। अगर इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको इसमें से कोई भी सिम्टम है और ये और गैसी फूड्स का सेवन करता है, जैसे मैंने बताया कोल्ड फूड्स, रॉ फूड्स
या फर्मेंटेड फूड्स या ड्राई फूड्स, इनका ज्यादा सेवन करता है तो उनका वायु क्या होगा, और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा और ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब ये वायु पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो क्या होगा, ब्लोटिंग हो जाएगा, आपका शरीर फूगने लगेगा। आप थोड़ा भी खाना खाओगे तो भी आपका वजन बढ़ने लगेगा। और क्या होगा, जब ये वायु जॉइंट्स में चला जाएगा तो जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, स्टिफनेस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वाटर रिटेंशन, फूला वाटर रिटेंशन एग्जैक्टली नहीं होगा, वाटर रिटेंशन कफा का डिसऑर्डर होगा, बट एयर एक्यूमुलेशन इन योर बॉडी, एनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी आर्थराइटिस के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ये सब आपको हो जाएगी। और एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, बॉडी एक होगा। एजिंग प्रोसेस आयुर्वेद में माना है, अगर आप वायु को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं तो आप अगर 65 के भी होगे तो आप 30 के दिखोगे। बट वही वायु को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपकी एज बहुत ज्यादा जल्दी दिखने लगेगी। आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, आपको रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे, चश्मा के नंबर जल्दी लगेंगे, बाल जल्दी गिरेंगे, आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल घटते जाएगा, एंथुजियाज्म घट जाएगा, हर लेवल पर आपको डाउन 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 फील होने लगेगा। तो अगर आपको ज्यादा यंग दिखना है, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या आपको ये जितने भी डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए, ये सब डिसऑर्डर में से कोई भी एक या दो चीजें हैं, तो आपको डाइट में वात को अवॉइड करने वाले डाइट करने हैं। जैसे कि हाउ टू कंट्रोल वायु आपने पूछा, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये बीमारी कैसे होती है ये आप समझ गए। अब ये बीमारी को कैसे ठीक करना है, तो ये 3 आपको जो लक्षण मैंने बताए हैं, वायु के 3 लक्षण, चंचलता, रुक्षता और ठंडा, ये तीनों के ऑपोजिट लक्षण वाले फूड आपको खाने हैं। अभी शीत का ऑपोजिट क्या हो गया, ठंडे का ऑपोजिट गरम, ड्राई का ऑपोजिट ऑयली, और जो चंचलता का ऑपोजिट शांत करने वाला खाना। तो जितने भी हीलिंग करने वाले खाना है या गरम खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है आपको, और थोड़ा-सा ल्यूब्रिकेट करने वाला खाना, यानी जिस खाने में गाय का घी मिला हुआ हो या जिसको तिल के तेल में आपने छौंक लगाया हुआ हो, वो टाइप का खाना आपको खाना चाहिए। फिर मसाले में हम बात करेंगे, कौन से ऐसे मसाले हैं जो आपका वायु को कंट्रोल करेंगे या थोड़े गरम स्वभाव के स्पाइसेस होते हैं। तो ये स्पाइसेस होते हैं काली मिरी, अदरक, अजवाइन, सूंठ, लहसुन, ये सब प्रकार के स्पाइसेस को आपको खाने में हमेशा यूज करना है। पचने में जो भी हल्का खाना है, यानी मूंग की दाल, चावल, खिचड़ी, ये सब खाना खाएं। फिर छोंक जो है खाने को तिल के तेल में लगाइए। फिर गरम तिल का मालिश करिए, जिसको हम अभ्यंग बोलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है दिनचर्या, यानी डेली रेजिम। आपको कौन सा डेली रेजिम फॉलो करना चाहिए, तो मेनली अगर आपको वात की बीमारियां हैं तो आपको हमेशा एवरीडे गरम तिल का तेल की मालिश करनी है। जरूरी नहीं कि आप स्पेशलाइज स्पा में जाकर या सेंटर्स में जाकर मालिश करिए। आप सिंपल तिल का तेल लीजिए, उसको गरम करके नीचे से ऊपर हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट अपने पूरी बॉडी में मसाज करिए। तो इससे भी आपका वायु कम होगा, आपकी स्किन सॉफ्ट, शाइनी, सप्पल दिखेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, बालों में भी तिल के तेल की या आयुर्वेदिक तेलों का अभ्यंग करिए, उससे आपका वायु कम होगा। फिर दूसरा कवल या गंडूश, ये आयुर्वेदिक दिनचर्या में बताया गया है कि आप गरम तिल के तेल को मुंह में रखकर उसको घुमाइए 5-10 मिनट तक, और फिर बाद में उसको स्पिट करके गर्म पानी से गार्गल करिए। तो इससे आपके दांत अच्छे होंगे, आपके मसूड़े अच्छे होंगे, आपका वायु हमेशा कंट्रोल में रहेगा। आपको फिर बाद में आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया है दंत धावन। आजकल आप देखते हैं सब केमिकल या फ्लोराइड टूथपेस्ट से हम दांत साफ करते हैं, बट आयुर्वेद में बताया है कशेले रस के या तिक्त रस वाले जो भी लकड़ियां हैं, उसको अच्छे से चबा चबा कर उससे दंत मंजन करेंगे तो आपको ज्यादा रूट केनाल नहीं करना पड़ेगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा। आप देखेंगे डायबिटीज के मरीज भी सुबह सुबह उठ के शक्कर वाली टूथपेस्ट से दांत साफ करते हैं।
तो उसकी वजह से उनका शुगर बढ़ने लगता है। तो उसके बदले नीम है, बबूल है, फिर त्रिफला है, लवंग है, वज्रदंती है, ये सब आयुर्वेद में बताई गई वनस्पतियाँ हैं, जिसका आप दंत मंजन के रूप में प्रयोग करिए। तो आपके दाँत भी स्वस्थ रहेंगे, आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगा। शुगर वाली टूथपेस्ट यूज़ करना बंद करिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो। तो दिनचर्या में भी आयुर्वेद में वात के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई है। जो दंत मंजन आपको बताया, कफ के लिए दंत मंजन होता है। तो ये हो गया हमारा वात के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है वात के बारे में तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो वात वात के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया? कोई क्वेरीज़? बेस्ट फूड फॉर वाता खिचड़ी, गाय का घी, गरम दूध, फिर जो भी स्पाइसेस मैंने बताया उससे आप सब्जियाँ का छोंक लगाइए। Shruti ma'am, you want to ask a question? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आई हैव द क्वेश्चन जो है, इट्स वाटर रिलेटेड बट इट्स आल्सो अ लिटिल अहेड ऑफ पित्त एंड कफा, कि अगर वात पित्त कफ तीनों इम्बैलेंस्ड हो बट बेसिक कॉज वात का हो, कि वात होने से क्योंकि बाकी सब हिल जाते हैं, और अमा हो तीनों का, तो कैसे डिटॉक्स किया जाए कि और वाटर डिप्लीशन ना हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये प्रैक्टिस में बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम मैं आम के बारे में थोड़ा बता दूं तो लोगों को पता चले। जब हम खाना खाते हैं और हमारा पचन बराबर से नहीं होता है, तो वो जो हम खाना खाते हैं उसका म्यूकस में कन्वर्जन हो जाता है। खाना प्रॉपरली पचता नहीं है और उसकी आंव बनती है। जब आंव बनती है यानी स्टिकी सब्सटेंस बनता है, तो वो धीरे-धीरे हमारे सिस्टम में एक्यूमुलेट होने लगता है। वही आम अगर हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है, तो वो हमको आईबीएस की बीमारी करता है या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी करता है। अगर वो आम ट्रैवल करते-करते अलग-अलग ऑर्गन्स में चला जाता है, तो उन उन ऑर्गन्स को वो ब्लॉक करके वहाँ पे डैमेज क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ वो म्यूकस का ब्लॉक अगर आपके पैनक्रियाज़ में चला जाएगा, तो आपकी पैनक्रियाज़ को ब्लॉक करके आपको डायबिटीज़ करेगा। अगर वही ब्लॉक आपकी किडनीज़ में चला जाएगा, तो आपको किडनी स्टोन या किडनी फेल्योर या किडनी रिलेटेड इश्यूज़ करेगा। अगर वही म्यूकस का ब्लॉक आपके हार्ट में चला गया, तो आपको हार्ट रिलेटेड सारे इश्यूज़ करेगा, यानी हार्ट ब्लॉक्स या हार्ट अटैक ये सारी प्रॉब्लम करेगा। तो और अगर वही म्यूकस का ब्लॉक आपके जॉइंट्स में चला गया, तो आपको आर्थराइटिस, मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को क्रिएट करेगा। तो जब भी आपकी प्रैक्टिस में कोई ऐसा मरीज आता है, जिसको आम से रिलेटेड लक्षण है और उसकी वजह से उसके वात और पित्त और कफ इम्बैलेंस हुए हैं या उन उन ऑर्गन्स की बीमारियां हुई है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है उसका आम, यानी उसके डाइजेस्टिव फायर के ऊपर। आम जो होता है वो मेनली मंद अग्नि, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर एकदम लो हो गई होगी, तो आपको वो आम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपकी आम को आपको क्लियर करने के लिए आपकी मंद अग्नि को आपको क्लियर करना है। बट कभी-कभी आम जो है पित्त प्रकृति वाले को भी हो जाता है। तो अगर आप उस आम को क्लियर करने के लिए उसको गर्म प्रकार की चीज़ें सब सजेस्ट करते हो, क्योंकि आम जो है उसको पिघलाने के लिए हमेशा गर्म रेमेडीज़ होती है। आम का जो स्वभाव है वो और कफ का स्वभाव सेम होता है। वो आपको पता होगा क्योंकि कफ अभी तक मैंने आपको डिस्क्राइब नहीं किया। कफ की जो प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुण है वो शीत है और गुरु है यानी ठंडा और भारी है और श्लक्षण है यानी बहुत चिकना है। और आम भी शीत है, भारी है और चिकना है। आम और कफ दोनों के गुणधर्म सेम है। पर अगर कोई पित्त प्रकृति का इंसान आपके पास आया है, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हार्ट रिलेटेड इश्यूज या हार्ट ब्लॉक है, यानी कि उसको आम भी है और पित्त भी है, तो उसको आपको बहुत सोच समझ कर उसका आम का ट्रीटमेंट करना है। उसको अगर आप सूंठ, अजवाइन या बहुत ही गरम-गरम दवाइयाँ देने लगोगे, तो उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसको स्किन डिसीज़ या एसिडिटी या हेयर फॉल ये सब प्रॉब्लम हो जाएँगे। तो आपको समझ के उसका प्रकृति समझ कर उसको धनिया, जीरा, सौंफ ये भी साथ में ऐड करते हुए सूंठ, अजवाइन ये सब प्रयोग करना है। तो अगर जैसे आपने बताया आपके पास तीनों विकृति वाले मरीज मरीज आते हैं, यानी त्रिदोष वाले आते हैं, जो मेनली आपको मिलेगा कैंसर का पेशेंट।
अगर कोई कैंसर का मरीज है तो उसको त्रिदोष आएगा हमेशा, या कोई HIV का पेशेंट है उसको त्रिदोष आएगा, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाला है, MS का पेशेंट आया है, उसको त्रिदोष की नाड़ी आएगी या त्रिदोष के लक्षण आएंगे, या कोई कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट है, उनको भी त्रिदोष के लक्षण आएंगे। तो ऐसे मरीज जब आते हैं तो उसका सबसे पहला आपको कफ क्लियर करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना। उसमें आप आम और कफ दोनों का इलाज कर देंगे एक साथ। तो सबसे पहले कफ और आम को दूर करिए। जब उसका कफ और आम दूर हो जाएगा तो उसको अपने आप शरीर हल्का लगेगा, उसका इम्यूनिटी बेटर हो जाएगा, उसके जॉइंट्स पेन कम हो जाएंगे, उसका जो भी म्यूकस बन रहा है या अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लॉक कर रहा है, वो म्यूकस आप क्लियर कर पाओगे। उसके बाद में आपको उसको पित्त का इलाज करना है, क्योंकि जब पित्त का इलाज करोगे तो उसका मेटाबॉलिज्म करेक्ट करोगे आप। जब उसका मेटाबॉलिज्म करेक्ट करोगे तो जो भी दवाइयाँ या जो भी डाइट करेगा वो उसको बराबर डाइजेस्ट हो जाएगा और उसकी बॉडी को लगने लगेगा, और फिर आपको उसको वात का इलाज करना है, तो आपको ओके। उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यूजुअली ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि वाता और कफा इतने ऑपोजिट होते हैं कि करेक्ट, उन दोनों में से ये कंफ्यूजन रहता है पहले किसको ट्रीट किया जाए। करेक्ट। बट तो अगर अभी आपको कफा क्लियर वाता हुआ? दोनों काफी क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन है बस, कि अगर जैसे सबसे पहले अगर कफा ट्रीट करेंगे तो क्या और डिप्लीशन नहीं होगी, क्योंकि वाता ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है। नहीं, क्योंकि आप देखो वात और कफ का स्वभाव भी सिमिलर है। हाँ जी। अगर हम ट्रीटमेंट भी करने जाएंगे ना तो शीत जो है वो भी वात का स्वभाव है, वात भी ठंडा है हम्म। और कफ भी ठंडा है। हम्म। हम्म। समझ में आया? तो दोनों शीत होने की ओके वजह तो से उष्ण वीर्यात्मक जब हम देते हैं तो अपने आप शीतल उष्ण वीर्यात्मक गुण की वजह से वात भी कंट्रोल में आएगा और कफ भी कंट्रोल में आएगा। ओके, तो ना कि वाता के ड्राई और लाइट को उस वक्त ना करके उसके सिर्फ वार्म लाइक कोल्ड को शीत ट्रीट करें शीत पहले, गुण को आप कंट्रोल शीत करो को, और उसके तो बाद फिर उससे जब उसका मेटाबॉलिज्म भी रिटर्न। करेक्ट होने लगेगा, उसकी अग्नि भी बराबर राइट। होने लगेगी। क्योंकि जो यस, मंद और फिर अग्नि हो बाद में गई जब है, वाता पे मंद आएंगे तो अग्नि, लाइट हो जाए। जो मंद अग्नि हो गई है कफ की वजह से और विषम अग्नि हो गई वात की वजह से। वात जो होता है वो विषम अग्नि देता हाँ है जी। और कफ विषम जो है अग्नि, वो हाँ। मंद अग्नि देता है। तो मंदाग्नि दोनों देती भी है। आप करेक्ट कर लोगे शीत गुण को कंट्रोल करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। All right, so Stuti ma'am, so let's go to Memin. Memin, you can ask your question. And thank you, sir. Thank Good you. evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I have a question. One of my relative, she's suffering from stomach migraine. So she स्टमक, used to suffer from सॉरी, stomach migraine. Stomach का migraine. Yes, स्टमक sir. का माइग्रेन, व्हाट इज दैट? आई हैव Yes, sir. नेवर हर्ड अबाउट इट। Sir, it's just like the migraine that we have in our head. तो उनका क्या प्रॉब्लम है? ट्रिगर पॉइंट इज लाइक स्ट्रेस, या फिर कुछ ऑयली चीज खाता है, या फिर उनको कोई भी इमोशंस अगर ट्रिगर करता है तो उनका क्या होता है, पेट दर्द देने लगता है, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उनको करेक्ट, उसमें दर्द करेक्ट, होने लगता है। एंड देन करेक्ट। दर्द के कारण वो बार बार वॉमिटिंग करता है। तो उसके ऊपर अब तक यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। बहुत दूर दूर हॉस्पिटल्स गए, अलग अलग जगह गए, बट उनको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। अभी तक वो सफर कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू नो अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो उनके लिए। ओके, आपने जो बताया ना, जो सिम्टम्स बताया वो वात और जी मैम। पित्तज, वात पित्तज शिरशूल आयुर्वेद में उसको ओके। बोलते हैं। वात और पित्त के कॉम्बिनेशन की वजह से उनको शिरशूल होता है। यानी कि आप एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, लेमन लैंग्वेज में, तो गर्म हवा उसके दिमाग में जा रही है। समझा? सो व्हेन यस देयर इज मैम। लॉट्स ऑफ एयर एंड फायर, जब उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा वात और पित्त का प्रकोप हो गया है, बहुत ज्यादा हवा और अग्नि, ये दोनों बढ़ गया है, तो वो, क्योंकि वायु का लक्षण है हमेशा ऊपर जाना, हमेशा घूमना, यस। वो घूमते रहेगा, एक जगह बैठेगा नहीं। तो वायु जो यस है मैम। वो पित्त को लेकर अपने साथ शूटिंग, मतलब क्योंकि 3 गुनी गति से वो दिमाग में चढ़ता है। तो जब वो गर्म हवा ऊपर ओके। चढ़ती है तो वो उसको वॉमिटिंग, पहला तो वॉमिटिंग देगी क्योंकि गर्म हवा है, तो यहाँ पर आकर उसका स्टमक को यस इरिटेट मैम। करेगी, लाइनिंग को, तो उसको वॉमिटिंग होगा। जब यस वही मैम। गर्म हवा दिमाग में चढ़ जाएगी तो उसको गुस्सा, इरिटेशन, स्ट्रेस और माइग्रेन, या गर्म होना, या ब्लड प्रेशर बढ़ना,
या नींद नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, वायु और पित्त दोनों का चिकित्सा करनी है। ओके तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको ऐसा आहार विहार देना है जो वायु और पित्त दोनों के ऊपर काम करे, यानी जो ओके वार्म हो, लिक्विड हो, सूपी हो और थोड़ा सा ऑयली हो। ऑयली हो यानी उसमें थोड़ा घी डाला हो। तो जितना वेजिटेबल सूप्स है, फिर गाय का घी खा सकता है, गरम दूध पी सकता है, या खिचड़ी खा सकता है, या कुक्ड वेजिटेबल्स खा सकता है, उतना उनको देना है। प्लस उनको मृदु विरेचक, यानी जितना भी गर्मी पेट में है, उसको विरेचन के माध्यम से यानी मोशन के माध्यम से उसको डिटॉक्स करना है, मोशन से ओके बाहर निकालना है। तो उसके लिए विरेचक जो भी आयुर्वेद में औषधियां बताई गई है, त्रिफला है या गाय का घी है, ये प्रकार की दवाइयां उनको दे सकते हैं आप, या स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है, थैंक यू सो या मच मेरा मैम खुद का एक प्रोडक्ट है लेक्सीजन करके, और यस यस शूलाब्रूट करके टैबलेट है, उसका बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है ऐसे केसेस में। ओके तो वायु और पित्त दोनों को मोशन में हमको निकालना है, फ्लश आउट करना है। ओके मेरे थैंक यू पास सो ऐसे मच बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको मतलब इतना शूटिंग पेन होता है सर में, कि उनको जाकर एडमिट होकर लिटरली आईवी पेन किलर्स लेना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स लेना पड़ता है, एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। तो भी उनको मतलब लिटरली अटैक्स आते हैं, और अटैक आके लिटरली बेहोश हो जाते हैं, उतने माइग्रेन वाले लोग आते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं माइग्रेन में। और वैसे लोगों को जब हम वायु और पित्त की दवाइयां मैं मेरी देती हूँ, डाइट और लाइफस्टाइल देती हूँ, तो विद इन 3 मंथ्स तो कंप्लीटली वो लोग ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, या कभी कभी 6-8 महीने भी लगते हैं, डिपेंड्स कितना डीप उनका इश्यूज है। Okay, great. So Memin is a nurse and she's from Manipur or Mizoram. सर आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश Okay, all right. अरुणाचल So, प्रदेश। it's from Arunachal Pradesh. So, Memin, thank you so much. From a nurse from Arunachal Pradesh, let's go to a police turned health coach. ज्योति प्रकाश सर, आप पूछ सकते हैं आपका सवाल। गुड इवनिंग सर, मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैम मेरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी जो मैं स्टमक माइग्रेन का पता चला, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे समटाइम्स मेरी अपनी प्रॉब्लम था किसी टाइम पे, अभी काफी रिलीफ है वैसे, बट फिर भी क्यूरियोसिटी है कि जानना है मेरे को आयुर्वेदा के थ्रू। मेरे को क्या होता था कि सडन हेडेक होगा और वो बड़ा लो, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी होगी बहुत कम, धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, डिनर का टाइम आएगा, तो डिनर मेरे अंदर नहीं जाएगा। मतलब मेरे को इरिटेशन होता था बहुत ज्यादा कि मेरे को देखना भी नहीं है, खाना नहीं है, लाइट साउंड, मतलब अकेला और बिल्कुल हाँ हाँ। अंधेरा, वो चाहिए मेरे को। फिर क्या होगा कि मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता था कि ये कम हो जाए पेन, बट कोई रिलीफ नहीं मिलता था। पेन किलर्स खाता था, वो डोम पेरीडोम का हैबिट हो गया डोम खाने का बार पेरिडोन बार का, मेरे को। वो तो एंटी रिलीफ, एमेटिक्स है जो उल्टी कम करने की दवाई है वो। हाँ, तो रिलीफ नहीं मिलता था। आफ्टर दैट क्या कि जैसे रात को 10 11 बजेंगे तो वॉमिटिंग होगा, और इतना ज्यादा वॉमिटिंग होगा बॉडी के अंदर से कि मेरे को कई बार बॉडी बैलेंस में नहीं रहता था कि मैं कैसे इसको बैलेंस करूं, बराबर। अनकंट्रोल्ड। उसके बाद बॉडी पूरा खाली। मेरे को ऐसे लगता था कि मेरी बॉडी में मतलब मसल्स हैं ही नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे वीक। नेक्स्ट डे कहीं जाके आफ्टर 24 आवर्स मेरे को फिर फील होता था कुछ खाने को मन होगा या कंफर्टेबल फील होगा। तो उसका थोड़ा सा मेरे को जानना था कि ये तो प्रॉब्लम। आपने भी बताया ना, ये मेनली पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर है। ओके, तो जितना भी मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाली हूँ, पित्त के बारे में बताने वाली हूँ, वो ध्यान से सुनना। और थैंक यू सो दूसरा, दिनचर्या में जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जितना भी पित्त का ओके, समय आयुर्वेद में बताया है ना, पित्त के काल, उस काल में आपको खाना खाना है। तो जितना फास्टिंग ओके, करोगे, ठीक है जितना लेट आप लंच करोगे जी। दोपहर को, उतना आपको माइग्रेन होगा। और जितना आपके पित्त के समय में रात को जागेंगे, उतना आपको माइग्रेन होगा। तो आपको ओके, अपनी डाइट ठीक और है, मतलब लाइफस्टाइल दोनों को सुधारना है, वो आपको अगले अगले वाले में मैं बताऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। All right, so thank you. I'll go to Rupam Gupta. Rupam Gupta, ma'am, is our health coach and she is in Uttarakhand. So, ma'am, over to you. Hello, ma'am. हाय। Thank you for this opportunity.
मैम आप जो बता रहे हैं वो सारी चीजें समझ तो आ रही है, मगर हेल्थ कोचिंग में भी जो हमने पढ़ा, हम लोग सैलेड्स खाने से पहले प्रेफर करते हैं। वी यू ईट सैलेड्स बिफोर लंच, डिनर से पहले। हम फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। तो अगर किसी का प्रकृति, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे रोमोटॉइड अर्थराइटिस है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं है क्योंकि सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं 100% क्योर नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब ये जो रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने, तो सैलेड्स को क्या हमें थोड़ा सा फ्राई करके खाना चाहिए, कैसे यस, करना चाहिए? यस, यस। देखो आयुर्वेद में है ना, सब चीजों का रस, वीर्य और विपाक बताया गया है। वो आपको पता है? हर एक यस मैम। खाना जो है ना, वो 6 प्रकार के रस से बना हुआ होता है। हाँ, कोई भी षड खाने रस। को अलग अलग षड रसात्मक होता है। फिर एक हम्म। वीर्य होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। यानी एक अंदर जाकर आपको गर्म करेगा, एक अंदर जाकर ठंडा करेगा। और हम्म। तीसरा होता है विपाक, विशेषण पाक। यानी विशेष प्रकार से जिसका पाक होता है। यानी खाना खाने के कुछ घंटे के बाद में वो कौन से रस में कन्वर्ट हो जाता है। मधुर रस, अलग अलग प्रकार के रस में वो कन्वर्ट होता है। या किसी किसी का विशेष गुण होता है कि भाई ये दवाई आप खाएंगे तो आपको मोशन क्लियर हो जाएगा, या ये दवाई खाएंगे तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे विशेष गुण धर्म होते हैं कुछ कुछ खाने के। ठीक है। हम्म। अभी आयुर्वेद में एक ऐसा टॉपिक आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आहार विधि विशेष आयतन। यानी हम जो खाना खाते हैं उसके भी अलग अलग विधि और अलग अलग नियम बताए गए। उसमें एक बताया है विरुद्ध आहार। वो पता है आपको? हाँ। विरुद्ध आहार यानी रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। यस। हमारा जो जठर अग्नि है, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो एक प्रकार के खाने को पचने के लिए बनाया गया है। और आयुर्वेद कहता है कि जब हम अलग अलग प्रकार से पचने वाला खाना एक साथ खाने लगेंगे, तो हमारी अग्नि जो है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। जो कच्चा खाना हम खाते हैं ना, उसको पचाने के लिए हमारी अग्नि को ज्यादा काम करना पड़ता है। हम्म। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि कच्चा खाओ। क्यों? क्योंकि उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाना खा लेगा तो वो पचाता ही रहेगा, उसका बॉडी उसको बहुत देर तक। जब वो हम्म। बहुत देर तक पचाते रहेगा तो उसको भूख नहीं लगेगी। तो और जब हम रॉ वेजिटेबल यानी रॉ सैलेड खाते हैं, उसके साथ में हम पका हुआ दाल चावल भी खा लेते हैं। समझा? तो पका हुआ जो दाल चावल या खिचड़ी है, उसको तो इजीली पचा लेगा अपना डाइजेस्टिव फायर, क्योंकि ऑलरेडी वो पक कर आया हुआ है हमारे बॉडी के अंदर। बट उसके साथ हमने सलाद भी अंदर डाल दिया, तो अग्नि कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इसको पचाऊं या इसको पचाऊं। तो वो दोनों को पचाने के कंफ्यूजन में वो आधा कच्चा और आधा पक्का खाना बना देगी, और उसका फिर वो बन जाएगा आम। और हम्म। आम ही सारे बीमारियों की जड़ है। इसीलिए ब्लोटिंग और बर्पिंग आता है। हाँ, तो सलाद खा लो, बाद में कितना गैस निकलता है मुझे बताना। मैम और होता है, इसीलिए रिंकल्स इसीलिए आने इसीलिए लगते हैं। हमारा आप क्वेश्चन फॉरेनर्स बहुत लोगों को इंपॉर्टेंट। देखेंगे ना, फॉरेनर्स लोग जो ज्यादा रॉ वेजिटेबल रॉ सलाद खाते हैं, उनका सब रिंकल्स आते हैं ज्यादा। हम्म। हमारे इंडियन को पहले नहीं आते थे, अब आने लगे, क्योंकि हम भी रॉ खाने लगे। तो रिंकल्स जल्दी आएंगे, बूढ़े बूढ़े जल्दी दिखने लगेंगे, भले पतले हो जाएंगे, बट वो ग्लो चला जाएगा। और ज्यादा बूढ़े ये नसें खिंची हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि रॉ सलाद खाने से गैस बढ़ेगा और वो पचेगा नहीं और उसका म्यूकस में कन्वर्ट होगा। अब आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स है, जैसे हाथी है, गाय है, भैंस है, वो क्या खाते हैं? सलाद रॉ खाते ही हैं, खाते हैं। हाँ। रॉ खाते हैं। छोटे एनिमल देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या खाते हैं? रॉ खाते हैं ज्यादातर। नहीं, वो रॉ नहीं, नहीं पका खाते। पका हुआ खाते हैं। वो पका हुआ जी। खाना, ऑलरेडी रेडीमेड खाना हम उनको दे देते हैं, पका हुआ। डॉग फूड, कैट फूड आता है ना, वो ऑलरेडी पक कर ऑलरेडी रेडी होता है, वो यस लोग यस। खाते हैं। बराबर, वो लोग को सलाद देंगे तो नहीं खाएंगे कुत्ता बिल्ली। क्यों? क्योंकि उनके इंटेस्टाइन छोटे हैं, वो पका हुआ खाना खाने के लिए बने हैं। जो गाय भैंस हाथी है, उनके इंटेस्टाइन बहुत लंबे हैं, तो वो कच्चा घास है, कच्चा सब्जियां है, वो लंबे समय तक पचेगा उनको। पर हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो पका हुआ खाने के लिए बने हुए हैं, आयुर्वेद के अनुसार। हमारी जो अग्नि है ना, वो पका हुआ खाने के लिए बनी हुई है। सिर्फ फ्रूट जो है ना, वो हम खा सकते हैं कच्चा, बाकी सारी चीजें हमें पका कर ही खानी चाहिए। तो फ्रूट वात में दिक्कत नहीं देगा? अगर आप प्रॉपरली राइप फ्रूट खाते हैं ना, प्रॉपर पके हुए,
मतलब जरा भी कच्चा नहीं होना चाहिए, तो वात के लिए बेस्ट आहार है वो। वात वाले लोग प्रॉपरली पके हुए खा सकते हैं, या जैसे बोलते हैं ना, वो पकाकर एप्पल खाते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को हम लोग कैसे एप्पल तुरंत नहीं देते, मैश करके देते पकाकर, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट है। तो हम्म वैसे सब फ्रूट्स वात वाले खा सकते हैं, या उसके ऊपर थोड़ा दालचीनी छिड़क के आप उनको दे सकते हैं। हम्म क्लियर हुआ मैम अभी? यस मैम। मैम प्रोटीन, प्रोटीन के लिए भी हम लोग जैसे कि खड़े अनाज वगैरह खाते हैं दिन में, चना हो गया, तो ये सब चीज अगेन आपने बोला कि वात वाले लोगों को ये सब आयुर्वेद में नहीं मना खाना। है, आयुर्वेद में मना है। यस आप मैम। उनको तो खिलाओ, आप देखो कितना उनको गैसी फीलिंग होगा। मैम अब ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हेल्थ कोचिंग या फिर ये बोलो कि नेचुरोपैथ में जो समझाया और अब आयुर्वेद में जो समझ रहे हैं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो अब समझ नहीं आ टोटली, रहा क्योंकि कैसे फॉलो आयुर्वेद और करें। नेचुरोपैथ एकदम अलग साइंस है। आयुर्वेद 5,000 साल पहले लिख दिया है ऑलरेडी। उसके बाद में से, उसमें से लोगों ने अपने अपने दिमाग में से लगाकर नए नए साइंस बनाए। बट आयुर्वेद में कहीं पे भी नहीं लिखा है रॉ खाने के लिए। आयुर्वेद का साइंस जो है वो रॉ में नहीं मानता है। तो मैम अगर हम चना और जो भी कुकड, हालांकि हम कुक करके ही कुक, खाते हैं वो, हाँ, चना कुक खाओ, है, स्टीम खाओ, राजमा उसको है, थोड़ा छौंका लगाओ, हाँ कुक थोड़ा करके सा ही खाते हैं, तो हमको तो तिल के वात वाले तेल में लोगों को दिक्कत नहीं है। लहसुन अदरक, जो हमारी दादियां करती थी, नानियां करती थी ना, वो फॉलो करो। वो लोग को कभी देखा था आपने कच्चे चने खाते हुए या सलाद नहीं खाते हुए? कभी नहीं। नहीं खाते थे वो लोग। वो लोग देखो, 90 ईयर्स के भी चमकता था उनका चेहरा। कभी उन्होंने नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाया था, या कभी स्ट्रोक सुना था वो लोगों को आया था? कभी नहीं। वो लोग को वजन का इश्यू ही नहीं था। भले हेल्दी हुआ करते थे वो लोग, पर हेल्दी मतलब वेट थोड़ा भले होता था, तो भी उनको आर्थराइटिस वगैरह इतना नहीं होता था, हम्म। क्योंकि वो लोग रॉ कभी भी नहीं खाते थे। ना उबला हुआ चना भी ना खाते थे वो लोग। ऑलवेज पके हुए खाने। हम हमारी संस्कृति में तो हम हमारे दादा दादी नाना नानी को देखेंगे तो वो वैसा ही खाना खाते थे। थैंक यू मैम। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूटेन का वात और पित्त से कोई रिलेशन है क्या, जो हम। कफ, कफ। अगर आपकी कफ की विकृति है, या अगर आपको आम का प्रॉब्लम है, तो अवॉइड ग्लूटेन। हम्म क्योंकि ग्लूटेन जो है वो स्टिकी होता है। श्लक्ष्ण, आयुर्वेद में श्लक्ष्ण गुण कहा गया है। स्निग्ध और श्लक्ष्ण और भारी, गुरु। तो स्निग्ध, श्लक्ष्ण, गुरु, ये तीनों गुण है कफ के और आम के। तो अगर आपके शरीर में आम के कोई भी लक्षण है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपको हार्ट ब्लॉक है, आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, या आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या भारीपन लग रहा है शरीर में, देन अवॉइड ग्लूटेन। ज्यादा मिलेट्स लो, ज्वारी, बाजरी, नाचनी, क्योंकि वो पचने में हल्के हैं, रुक्ष गुणात्मक है, तो वो आम को पचाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। क्वेश्चंस तो बहुत राइट। सारे हैं, अभी टाइम नहीं लेना चाहूंगी। मैम आपका अगर आपको कांटेक्ट कैसे करना है वो भी मेरी आप बाद व्हाट्सएप में लिंक लास्ट आप में ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप पे मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पुट दी यूट्यूब चैनल, डॉक्टर सुमिता का मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, एसोसिएट ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, एंड शी विल बी अवेलेबल। एंड अगर आप चाहें, हो सकता है कि एक फिजिकल इन पर्सन प्रोग्राम भी हम लोग मार्च में करने वाले हैं मुंबई में। हम लोग उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, एंड देन प्रोबेबली या सुमिता। पल्स रीडिंग का भी आप कैंप या सेशन रख सकते हो, हाँ, तो उसमें जिसको नाड़ी सुमिता, दिखाना है, या नाड़ी सीखने का भी कोर्स रख सकते हो। या उसमें सुमिता प्रजापति विल बी पर्सनली प्रेजेंट, एंड प्रॉब्ली यू कैन मीट हर पर्सनली एज वेल। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे लिए किए हुए हैं। नाउ आई वांट टू पुट दिस सॉर्ट ऑफ ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इन कॉन्टेक्स्ट। नाउ दिस इज नॉट अ पर्सनली कंसल्टेशन का वेबिनार नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर एक सवाल पूछता है, वो आपका पर्सनल कंडीशन हो या आपके क्लाइंट्स का हो, यहाँ से हम सभी लोगों को सीखना है। अगर मान के चलिए रूपम मैम ने एक सवाल पूछा, या और स्तुति मैम ने एक सवाल पूछा, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव सवाल, क्योंकि हमारे समाज में जब हम लोग वेबिनार का ये माहौल छोड़ के बाहर जाते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि होम्योपैथिक सही है, कि आयुर्वेदा सही है, कि एलोपैथिक को करना चाहिए, या नेचुरोपैथी का साइंस। वी हैव डिफरेंट फिलोसफीज। दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1993 में जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स एंड होम्योपैथी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसको बाद में चेंज करके इन द ईयर 2003 उसका और कुछ नाम दे दिया। देन इन 2014 इट केम एज आयुष। तो आयुष इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री।
ये मिनिस्ट्री क्या करता है कि ऐसे ट्रेडिशनल विजडम जो है उसको अभी नए सिरे से साइंटिफिक तरीके से उसका क्लिनिकल स्टडीज वगैरह करके कोरिलेट करता है। और यही सब्जेक्ट हम लोग, मैं और सुमिता मैम बात कर रहे थे, इज समथिंग कॉल्ड आयुर्जेनोमिक्स। हम लोग क्योंकि जेनेटिक्स के बैकग्राउंड में आते हैं, सो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स और जेनेटिक्स के जो अभी जो फिनोटाइपिक जो चीजें हैं, दे आर मैच अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई द एक डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का, दे आर पंपिंग इन अ लॉट ऑफ करोड्स ऑफ मनी टू स्टडी दिस। एंड इवेंचुअली द नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल एक्चुअली हैव, जैसे हम लोग अभी न्यूट्रीजेनोमिक्स बात करते हैं या एपिजेनेटिक्स की बात करते हैं, आयुर्जेनोमिक्स इज जस्ट अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज एमर्जिंग। यू कैन एक्सपेक्ट कि वेलोसिटी जेनेटिक्स या विग्नेट के जरिए यू विल ऑल्सो बी यू कुड बी अ मास्टर इन आयुर्जेनोमिक्स, जहां you can actually correlate everything and then come with a science which is like you will feel that ये जिक्सॉ पजल जो है वो साथ में आता है। हम लोग आज बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक की, इन वन ऑफ द एटीपीज विल ऑल्सो टॉक अबाउट होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का अपना साइंस है, बट देन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, और आयुर्वेद में प्रकृति के रूप में मेडिसिन है, बट दे आर नथिंग बट योर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप का जो कोरिलेशन है। तो ये साइंटिफिक चीजें अभी इंडिया में और ज्यादा उभर के आ रही है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज। सो आई विल लेट अ फ्यू मोर पीपल आस्क। आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि जिससे सब लोग सीखें, एंड हमारे आयुर्वेदा पंडित भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। बट देन लेट्स गो टू विनोद कुमार जैन। सो विनोद कुमार जैन तब से हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं, संक्षिप्त रखिए सो दैट वी कैन टेक मोर क्वेश्चंस, एंड वन पर्सन मैनेज टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन। सो हियर वी गो। यस मैडम जी, नमस्कार। यस सर, नमस्कार नमस्कार। मैं एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे आपने बताया कि ये पंच महाभूतों से इम्बैलेंस होता है, मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट वैसे ही आते हैं जिनका हाँ इम्बैलेंस होता है, खाना पीना रहना सोना एवरीथिंग। मैं एक केस के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। वन पेशेंट आई सॉ, वो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसका एएनए टेस्ट पॉजिटिव है, आरए टेस्ट नेगेटिव है, उसको पाइल्स का भी तकलीफ है विद ब्लीडिंग पाइल्स इज देयर, एंजाइटी उसको रहती है, चिड़चिड़ापन हो रहता है और वेट लॉस है। तो व्हाट इज दैट पेशेंट एंड हाउ विल यू हैंडल दैट पेशेंट? पित्त और वात का इम्बैलेंस है उसके अंदर, पित्त और वात दोनों का ओके इम्बैलेंस है। ओके तो जितना हो सके उतना पित्त और वायु को बैलेंस करने की जो भी रेमेडीज मैंने बताई वो करिए। थायराइड के लिए सबसे बेस्ट है सेंधव नमक। हाँ, सेंधव आजकल आप नमक। देख रहे हो सब पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, ये सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, सब दुनिया भर के यस नमक यूज करने लगे। आप एक बात ओके। मुझे बताओ, आज से 20 साल पहले इतना थायराइड था? 20 या 25 साल पहले इतना थायराइड था? हेलो। हेलो, आज से 20 या ये 25 साल पहले इतना थायराइड नहीं था, बट कब से नहीं इतना था, थायराइड आया? जब से हम आयोडाइज सॉल्ट, ये आयोडाइड नमक। सॉल्ट, यस वो सॉल्ट सब खाने डेफिनेट लगे तब से, बराबर। हमारे दादा डेफिनेट। दादी नाना नानी को कभी थायराइड की बीमारी सुनी थी हमने? नहीं, नहीं। नथिंग। पर ये थायराइड जो होता है ना, ऊपर से आपको आयोडीन डालने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद ओके, में बताया गया है सर्वश्रेष्ठ जो नमक है वो है सेंधव नमक, पर वो गुलाबी सेंधव वाला नमक, नहीं, ब्लैक 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 वाला काला या वाला पिंक भी वाला? नहीं, सफेद कलर का टुकड़े आते हैं जो हम उपवास में खाते थे। हाँ, राजस्थान पता में है? आते हैं मोस्टली। हाँ, उपवास में हम यस खाते थे उसको पीस कर। वो यस वाला जो यस नमक डेफिनेट। है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपको ब्लड प्रेशर ओके। है, थायराइड है, वात का इम्बैलेंस है, या हाँ, जनरली बीपी घर भी में है पेशेंट को। हाँ सबके लिए खाना ओके बनाने के लिए सेंधव नमक का यूज करना चाहिए। ओके। और वात और और पित्त के जो भी रेमेडीज है जो मैं आपको बता रही हूँ वो हाँ, आपको यूज करवानी है उनको। और कुछ बिल्कुल मेरी बिल्कुल दवाइयां मैडम। भी आती है, वो भी शुरू कर सकते हो तो कर सकते हो। दवाई भी देना है क्या उसको? हाँ, आयुर्वेदिक दवाई तो जरूरी है, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है उसको हम बैलेंस करना जरूरी है। कंप्लीटली उसको बैलेंस करेंगे, जो दोष ऊपर नीचे हुए उसको दवाई से, डाइट से और लाइफस्टाइल से बैलेंस करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएंगे। ओके, नाइस मैडम, थैंक मेरे यू वेरी पास मच। बहुत ऐसे मरीज है जिनका थायराइड की हाँ दवाई कंप्लीटली बंद हो गई, और अभी 5 ओके 5 6 नाइस। 6 साल हो गया उनको वापस कभी थायराइड नहीं आया।
तो सेंधा नमक से उसका थायराइड कम हो जाएगा? सेंधा नमक और मेरी दवाइयां हैं, ओके। वो साथ में करनी पड़ती है। कुछ नाम समझ सकता हूँ दवाइयों का आपका? मेरे खुद की दवाइयां जैसे सुपिता, अपान, ऐसे ओके। कांचन और गुगुल है, आप वो दे सकते हैं। फिर अमृत वो प्रभा करके दवाई है। ये कहाँ पे दवाइयां जब अवेलेबल हो सकता है मैम? आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं बाद में बता दूंगी आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल राइट। ओके। नाइस टॉकिंग, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू मिस्टर विनोद कुमार। हमारे पास एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक पंडित हैं, ट्रेडिशनली बहुत पीढ़ी से वो आयुर्वेद का काम करते हैं। तो तपस सर, आपका क्या क्वेश्चन है, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, और नमस्कार सर सर, आपको भी नमस्कार। 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 हाँ, हम एक बात पूछेंगे। मैडम जो बात कर रहे हैं एकदम सही बात, और हम तो करती है इसे। और मेरा पिताजी से हम जितना सीखे, तो मैडम जो बोल रहे हैं हमसे भी थोड़ा ज्यादा जानते हैं। हम तो थोड़ा पिताजी से ज्यादातर सीख भी नहीं सका, मेरा पिताजी इंतकाल कर गया। खैर चलो, एक बात हम पूछेंगे मैडम। अभी का जो आयुर्वेदिक जितना डॉक्टर बन रहे, पढ़ाई लिखाई करके जो किया है, ये लोग ज्यादातर बोलते हैं बाबू सलाद खाओ, कच्चा आयुर्वेदिक जितना। डॉक्टर? हाँ, हम बहुत डॉक्टर को देखा है जो मेरा सामने से बात भी किया है, हम उनसे भी बहस भी हुआ। वो लोग बोलता है जो नहीं कच्चा खाओ, क्योंकि कोई भी फ्रूट, कोई भी सलाद का जो सब्जी है, वो पकाने से क्या होता है, न्यूट्रिशन उसका घट जाता है। तो खाने से कच्चा काचा खाने से उससे बेटर है। कच्चा खाने से ही ज्यादा पुष्टि मिलता है, कच्चा खाने से ही ज्यादा बेटर होता है। तो हमसे तो बहुत बार बहस हो जाता है लोग से। अब किसी के अच्छा, बारे में थोड़ा बताइए, और जो आप बात कर रहे हैं सब जो पूछ रहे हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत जानकारी मिल रहा है मेरा। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे ना लास वेगस में वो लोग ने इनवाइट किया था, अमेरिका में, आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए। और जो सुनने वाले लोग थे ना, वो कौन थे पता है? रॉ कैफे। मतलब वो लोग सब कुछ रॉ ही खाते थे। और वो लोग ने मुझे आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए इनवाइट किया था। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। पर आपको विश्वास नहीं होगा, उस मेरे प्रेजेंटेशन में जितने लोग आए थे ना, जो लोग सिर्फ रॉ खा रहे थे, सबका आयरन लेवल लो था। जबकि आयरन बढ़ना चाहिए ना, वो लोग जैसे बोलते हैं कि कच्चा खाओगे तो आपको विटामिन मिलेगा। तो सबका आयरन लेवल लो था, सबका हीमोग्लोबिन लो था, सबका कैल्शियम लो था, सबका विटामिन D3 लो था। ऑलमोस्ट सबका नहीं बोलूंगी, ऑलमोस्ट ऐसा ऊपर से देखेंगे तो सब वैसे दिख रहे थे, और सब लिटरली रॉ दिख रहे थे। मतलब चेहरा मुरझाया हुआ, कोई चमक नहीं, आंखें ऐसी अंदर घुसी हुई। भले वो लोग पतले थे, बट तंदुरुस्त बोलेंगे ना, वैसे नहीं लग रहे थे वो लोग, चमक नहीं थी उनके अंदर। सिर्फ वो लोग बहुत हाइपर एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे वो लोग। बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे थे, और बहुत मैं कुछ और बोल रही थी, वो लोग के सवाल कुछ और ही आ रहे थे। तो आप समझ हम सकते हो, जब हम पूरा रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है। और फिर उनके बाल गिरने लग रहे थे, उनके बाल बाल काफी स्कैंटी हो गए थे, स्किन बहुत ड्राई थी, क्योंकि वो लोग तेल वगैरह भी बहुत कम वापरते थे। तो आयुर्वेद में जो लिखा है ना, जो ग्रंथों में लिखा है, उसको परीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऋषि मुनियों ने 5,000 साल पहले ही लिख दिया है। और वो करोड़ों अबजों लोगों के ऊपर ट्रायल किया हुआ चीजें है। तो उसके बारे में कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। तो आयुर्वेद क्या कहता है, अगर आपको खाना है तो भले सब्जियां खाओ, अगर आपको रॉ भी खाना है तो थोड़ा सा स्टीम कर लो, या लाइटली सॉटे कर लो, लाइटली कुक कर लो। उसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, थोड़े से स्पाइसेस डाल दो, थोड़ा तेल डाल दो, तो वो उतना वायु नहीं बढ़ाएगी जितना बढ़ना चाहिए। तो आप सलाद खाओ, पर इस तरह से खाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तपस सर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ, एक पॉपुलर डॉक्टर है जो अभी सोशल मीडिया में ज्यादातर दिखाई देता है। कोई आचार्य, कोई डॉक्टर, खुद को डॉक्टर भी बोलता है। ये लोग ज्यादातर बोलता है ये कच्चा खाओ, सलाद खाओ, डायबिटीज ठीक कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, ऐसे ऐसे दवा करता है। लेकिन मैडम हम वायु, पित्त और कफ तीनों दोष को कंट्रोल करके, उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर पेशेंट था जो इलोक से रिटर्न आया मेरा पास,
जो एकदम कुछ कर नहीं सका, स्टेज 4 स्टेज में था। फिर उनको वायु पित्त कफ का जो दोष था, यही दोष हाँ कंट्रोल करके अभी तो हम इतना कर दिया, जो अभी खुद खाना खा रहे। पहले खाना खा वाह, नहीं सक रहा था, बोल नहीं सक रहा था, तो पूरा वेरी गुड, हालत खराब था। जो अभी भगवान ना करे, जो अगर हम नहीं देखते तो इतना दिन मर ही जाता। बराबर है। तो आयुर्वेद में यही कहा है कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप उसके अनुसार डाइट करो। अगर सपोज आपके पास कोई कफ विकृति वाला इंसान आता है, उसको आप सलाड दे देते हो थोड़ा सा स्टीम करके, तो उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सलाड का जो गुणधर्म है वो ड्राइंग इन नेचर है, वात बढ़ाने वाला है। और कफ और आम का जो नेचर है वो स्निग्ध है, चिकट है। तो वैसे पर्सन को अगर आपने सलाड दे दिया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा स्टीम करके लेने के लिए बोलो। पर ठीक जैसे ठीक। बोलते हैं ना, सलाड खाना खाने के पहले खाओ, फिर उसके बाद खाना खाओ, वैसा मत करो। उनको बोलो आपको सलाड खाना है, कोई वांधा नहीं, आप खाओ, स्टीम करके खाओ। सलाड खाने के आधे 1 घंटे के बाद में आप फिर खाना खाओ, तो क्या आपकी जो जठराग्नि है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि भाई मैं कच्चा पकाऊं या पक्का पकाऊं। ठीक समझा? ठीक। आज आज तो का प्रोग्राम से तो मेरा प्रकृति इतना प्रकृति मेरा को भ्रम देखकर आप काटा, डिसाइड दूर करो। हुआ। थैंक ठीक यू। ठीक 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 थैंक ठीक। यू तपस सर, हमारे आयुर्वेदिक पंडित एंड वेरी 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 हम्बल स्टूडेंट। सो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, वी प्रोबेबली माइट रिक्वायर मोर टाइम। व्हाट आई विल डू इज दैट कि जो हम लोग जो ऑडियो से जो हम लोग पूछ रहे हैं, आई विल रिस्ट्रिक्ट इट टू ओनली हाँ, 2 क्वेरीज। आप ही पूछ लो। हाँ, हाँ जी, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उसका हमको श्योर। answer देना पड़ेगा। आई गो टू प्रीति सुमन मैम। प्रीति मैम, आप प्रीति सवाल सुमन पूछिए। की स्टूडेंट है, बिहार से। ओ हाँ जी। वो मेरे पास प्रणाम आकर मैम। सीख चुकी है। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? जी बहुत अच्छे मैम। प्रणाम स्टैंड सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सुमिता मैम मेरी गुरु हैं। मैंने इनसे पल्स रीडिंग कोर्स किया हुआ है। मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। तो मैम मेरा सवाल है कि मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर्बल तो हम लोग जानते हैं, आयुर्वेदा जैसा कहता है कि मॉर्निंग में जैसे कि हम लोग हर्बल ले सकते हैं, या धनिया पानी हुआ, जीरा पानी। ये ग्रीन जो डिटॉक्स है वाटर, वो लेना कहाँ तक अच्छा है मैम? उसमें क्या थोड़ा डालते हैं वो कंफ्यूजन लोग? है। जैसे क्लोरोफिल कंटेंट, जो भी ग्रीन लीव्स, आजकल ऐसा हाँ कुछ चला हुआ है, आता हाँ है हाँ रेडीमेड बना हुआ। वो व्हीट कहाँ ग्रास तक हाँ। मिलेगा सही है उसमें। मैम? वीट ग्रास, हाँ, फॉर एग्जांपल वीट ग्रास है, तो ये कहाँ देखो, तक सही है आयुर्वेद में मैम? भी व्हीट ग्रास के बारे में तो लिखा ही हुआ है, हमने पढ़ा ही है। जी व्हीट जी। ग्रास हम देते भी है कैंसर के पेशेंट्स हाँ को, जौ। हाँ हाँ है ना? जो तो हाँ। मेनली जो है, ये भी प्रकृति देखकर आपको डिसाइड करना है। जैसे मैंने बोला, कफ जी प्रकृति है या आम आम वाले पेशेंट है, उन्होंने कभी कभी ऐसा रॉ वाला चीजें ले लिया तो इट्स ओके। बट जो भी जी। वात प्रकृति वाले हैं मेनली, उनको तो ऐसे रॉ वाली चीजें अवॉइड करने के लिए अब मैं बोलना है। नहीं तो उनको आगे जाके भले टेम्पररी थोड़ा अच्छा लगेगा, बट आगे जाकर उनको आर्थराइटिस या गैस या ब्लोटिंग, ये सारे इश्यूज हो जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, घनवटी। घनवटी। जी जैसे आपने मेरी दवाइयां देखी है, सारी घनवटी जी से मैंने बनाई है। तो जी। जब आप एक्सट्रैक्ट का यूज करते हो तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। तो या तो उसको उबाल कर उसको काढ़ा बनाकर पियो, या गर्म पानी के साथ पियो, ताकि उसका ठंडा स्वभाव थोड़ा कम हो जाए। तो इट्स ओके। ओके। अगर वो लोग ले रहे तो उनको बोलो थोड़ा गर्म गुनगुने पानी में डाल के लो, उसको ठंडे हाँ पानी में मत लो। ओके मैम। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा है, जैसे फलत्रिकादि क्वाथ है या फिर रासनादि क्वाथ है, तो उसको मॉर्निंग में तो एम्प्टी स्टमक लेना इट्स ओके मैम, अकॉर्डिंग टू डिजीज? देखो, मेरी प्रैक्टिस में जहां तक मैंने देखा है ना, जितना मैं क्वाथ आसव अरिष्ट लोगों को दे रही हूँ, उतना वो लोग को एसिडिटी और हीट रिलेटेड या पित्त के प्रॉब्लम ज्यादा हो गए हैं। जी जब अपना ये सब आसव अरिष्ट लिखा गया था, उस जमाने में लोगों को इतना पित्त रिलेटेड इश्यूज नहीं थे। पर आजकल की आप डाइट और लाइफस्टाइल देखोगे तो बहुत स्पाइसी लोग खाना खाते हैं, रात को लेट सोते हैं, दिन में लेट उठते हैं। तो सबको स्ट्रेस भी बहुत है। 80% लोगों को आप देखेंगे ना, तो पित्त का प्रकोप है ही है। जी और ओके जब उनको आप काढ़ा आसव वरिष्ठ ये सब खाली पेट दे देते हैं ना, तो उनको पित्त की बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। ओके। तो मैं हो सके उतना उनको घनवटी ज्यादा देना प्रेफर करती हूँ।
आसव ओके वरिष्ठ के कंपैरिजन और में। ओके तो मैम, जैसे और अगर देना भी महामधिष्ठान है वात तो आपको देना है तो उसकी जी जगह घनवटी दे दो, अगर वो पित्त के घनवटी रिलेटेड इश्यूज है तो। कफ प्रकृति वाले हैं, विकृति वाले हैं, तो उनको दे दो चलेगा, पर डायबिटीज वाले को अवॉइड करो क्योंकि उसमें शुगर का प्रमाण होता है, तो उनको डायबिटीज ओके बढ़ सकता है। ओके। जो मैम कोर्स पाउडर रहता है, जैसे उसको बॉईल करके अगर देना है तो वो हाँ, चलेगा ऑलवेज तो? गर्म करके बॉईल करके उबाल कर आप दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो ठीक है, मच मैम। Thank you, Dr. नाइस टू ओके सी यू। Thank you, Dr. Preeti. It's a small world, so you bump into each other as. झारखंड से मेरे पास आकर वो 1 महीना रहकर पल्स रीडिंग सीख के गई है। All right. So, Dr. Sumita, a question है. This is asked by a student of ours. She is a very renowned menopausal coach in Chennai, तमिलनाडु. तो उनका क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, आप इसको समझिएगा. इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, for women after 40 whose pitta moves to vata, what can women do to take relief from the menopausal symptoms? Also, if it is the same for all women and does everyone's vata goes up, and if that's yes, why are the symptoms different? उनके symptoms different क्या क्यों हैं? How does Ayurveda see hormonal imbalance like estrogen dominance? बहुत बड़े सवाल पूछ लिए उन्होंने। हाँ, आयुर्वेद में पूरे चैप्टर्स है इसके ऊपर। तो अ, जो मेनोपॉज है वो भी आयुर्वेद में 3 प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। वातज मेनोपॉज, पित्तज मेनोपॉज और कफज मेनोपॉज। ठीक है, अगर कोई लेडी वात प्रकृति की है और वो ज्यादा ही वातवर्धक आहार विहार करती है, जैसे मैंने बोला वाल, चना, वटाना, छोले, फर्मेंटेड फूड, तो उस लेडी का जब मेनोपॉज होगा तो उसको वातज मेनोपॉज के सिम्टम आएंगे, जैसे आर्थराइटिस है, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन की कमी, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, डिस्टर्ब स्लीप, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, बहुत स्कैंटी स्कैंटी पीरियड होते हुए या पेनफुल पीरियड होकर उसका मेनोपॉज होगा। तो ये वातज मेनोपॉज आयुर्वेद में बताया है। उसका जो है डाइट और लाइफस्टाइल सब कुछ वात के अनुसार होता है। फिर दूसरी एक प्रकृति की लेडी होती है जो है पित्त प्रकृति की, जो फीमेल्स होते हैं, जो फायरी टाइप के फीमेल्स होते हैं, उनका भी अगर आहार विहार बहुत पित्त बढ़ाने वाला है, यानी बहुत स्पाइसी या फर्मेंटेड फूड या तीखा तला हुआ खट्टा वो ज्यादा खाती है, ऐसी फीमेल का जब मेनोपॉज होता है तो उनको पेरीमेनोपॉजल पीरियड के टाइम पे या जब मेनोपॉज आने की तैयारी होती है तो उनको बहुत हैवी पीरियड्स आता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग या फ्रीक्वेंट पीरियड्स आने लगते हैं, या उनको एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड्स ये या पीसीओडी, ये सब बहुत कॉमनली प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और जब इनका मेनोपॉज हो जाता है तो उनको हॉट फ्लशेस की शिकायतें ज्यादा होती है, यानी पसीना बहुत ज्यादा ज्यादा आना, टेम्पर लूज होना, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगना। सडनली उनको कभी ब्लड प्रेशर के इश्यू नहीं थे, बट उनका बीपी बढ़ने लगता है, उनके बाल गिरने लगते हैं, बहुत फास्ट उनके बाल ग्रे ग्रे होने लगते हैं, आईब्रोज ग्रे हो जाती है, कभी कभी आईलैशेस भी उनके ग्रे हो जाते हैं, या उनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम्स या लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब प्रॉब्लम होने लगते हैं। ये पित्तज मेनोपॉज वाली फीमेल्स होती है। और तीसरा जो होता है वो जो फीमेल्स पहले से ही बहुत हेफ्टी है, बहुत ज्यादा वजन है उनका, बहुत वाटर रिटेंशन है, या जो बहुत ग्लूटेन का यूज करते हैं, पराठा, दही, ये सब चीजें ज्यादा खाती है, ऐसी फीमेल्स का जब मेनोपॉज होने वाला है तो उनके पीरियड एकदम सडनली स्टॉप हो जाते हैं या बहुत लेट लेट पीरियड आने लगते हैं, और उनका एकदम फास्ट वेट गेन हो जाता है आफ्टर द मेनोपॉज। बहुत जल्दी वो ब्लोट हो जाती है, उनका वजन बढ़ जाता है, सुबह उठने के बाद चेहरा पफी हो जाता है, या अंडर आईज में बहुत स्वेलिंग होने लगती है, या उनका डायबिटीज डिटेक्ट हो जाता है, या उनका A1C सडनली बढ़ जाता है, उनको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स, ये सब बढ़ जाते हैं, ये बहुत सुस्त हो जाती है, कुछ काम करने में उनको मन नहीं लगता है, पहले जो एक्टिव थी फीमेल्स वो एकदम ही डल लगने लगती है, बहुत सोशल थी पर उनको बाहर मिलना जुलना पसंद नहीं आने लगता है। ऐसी फीमेल्स का जब मेनोपॉज होता है तो उनको कफ के रिलेटेड सारे सारे इश्यूज, यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं। तो ये दोषों को देखते हुए हम वो मेनोपॉज को उस प्रकार से उन उन दोषों का डाइट और लाइफस्टाइल रेकमेंड करते हैं। Yes, okay. So, I think you got the answer, Dr. Preeta ma'am.
सो आई जस्ट क्लोज द चैट सो दैट कि जो जितने सवाल आए हैं उसके ऊपर हम लोग पहले एक बार रैपिड राउंड क्वेश्चंस करेंगे डॉक्टर सुविधा. सो विल यू प्लीज एक्सप्लेन पित्ता एंड कफा फीचर्स क्विकली, अगर आप बता सकते हैं. हाँ, जैसे हम वात का तो हमने बता दिया एकदम डिटेल में। अभी दूसरा जो दोष है वो पित्त दोष है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पेट में बहुत पित्त या गर्मी होगा तो क्या होगा हमें? मेनली एसिडिटी या अल्सर या अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सब बीमारियां होगी। जब वही पित्त ऊपर चढ़ेगा तो हार्ट बर्न का प्रॉब्लम होगा। सेम पित्त जब ऊपर जाएगा तो हमें थ्रोट बर्निंग का इश्यूज होगा। अगर वही पित्त दिमाग में जाएगा तो गुस्सा, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब, चिड़चिड़ापन, ये सब प्रॉब्लम होगा। जब यही पित्त आंखों में चला जाएगा तो आंखों में एक पित्त होता है जिसको हम बोलते हैं आलोचक पित्त। आलोचक पित्त बिगड़ जाएगा तो आपको चश्मा का नंबर लगेगा, कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, आंख से पानी आना, ये सब प्रॉब्लम, विजन लॉस, ये सब प्रॉब्लम होंगे। फिर स्किन में एक प्रकार का पित्त होता है। तो जब अगर बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार किया तो वो पित्त स्किन में चला जाकर एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, पिगमेंटेशन या रोजेसिया, ये सब पित्त के रिलेटेड इश्यूज होते हैं। और यही पित्त जब दिमाग में ज्यादा जाता है तो पूरा स्काल्प में डेंड्रफ, सबेरिक डर्मेटाइटिस, हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। यही पित्त जब हम ज्यादा तीखा, खट्टा, फर्मेंटेड बहुत ज्यादा खाते हैं, मिर्ची या स्पाइसी फूड्स, तो या तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं तो ये लीवर में एक्यूमुलेट होकर फैटी लीवर या सिस्ट इन द लीवर या सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जब ये पित्त ऑल ओवर बॉडी में फैल जाता है तो हमको सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसी बहुत खराब बीमारियां हो जाती है। तो जब हमें पित्त की बीमारियां होती है तो हम पित्त के जो गुण है वो उष्ण और तीक्ष्ण, यानी बहुत गर्म और तीखा या तला हुआ या शार्प एंड पेनिट्रेटिंग जो भी खाना है वो हमें अवॉइड करना है। और कूलिंग जितना भी फूड है, जीरा, धनिया, सौंफ, ये कूलिंग स्पाइसेस है। फिर खिचड़ी, घी, दूध, ये सब ठंडक करने वाली चीजें है। रोज या खस या कोकम शरबत, ऐसे सब ठंडक करने वाली चीजें, या पानी ज्यादा पीना है, ये सब हमें रेमेडीज करनी है। फिर तीसरा दोष होता है कफ। कफ जो है वाटर एंड अर्थ, ये दोनों के इम्बैलेंस से बनता है। तो जब हमारे शरीर में वाटर एंड अर्थ ये दोनों इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जब हम ज्यादा ग्लूटेन खाते हैं या ज्यादा हेवी फूड्स, पिज्जा, बर्गर, ये टाइप के खाने ज्यादा खाते हैं, या तला हुआ फूड, बड़ा, भजिया, समोसा, या अगर हमको भूख नहीं लगी है फिर भी हम खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा कफ आउट ऑफ बैलेंस होकर हमें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट ब्लॉक, ये सब बीमारियां हो जाती है, या ओबेसिटी की बीमारी होती है। तो हमें पचने में हल्के जो भी खाना खाना है, जितना भी कम ऑयली या ग्लूटेन फ्री या मिलेट वाला डाइट करेंगे उतना अच्छा है। All right, so I think we are just doing it a little faster. So that was a question from किसने पूछा था? I think somebody. I'm just scrolling it. So Madhulika Chaudhary is asking, any remedy for gallstone? गॉल स्टोन अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे अगर गॉल स्टोन होंगे ना तो आयुर्वेद से वो निकल जाते हैं। गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकलने का कोई भी मार्ग नहीं होता है, इसलिए एलोपैथ में सिर्फ गॉल ब्लैडर निकलना यही एक पर्याय है। बट आयुर्वेद में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज है जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन कंप्लीटली चला गया है, क्योंकि आयुर्वेद में हम उसको पित्त की वजह से मानते हैं, पित्ताश्मरी, यानी पित्त जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो कड़क हो जाता है। तो जब हम पित्त को गलाने वाला आहार विहार करते हैं, धीरे धीरे जो पित्त पिघल जाता है तो वो स्टोन निकल जाते हैं। परफेक्ट. सो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है वो चित्रा मोरे उन्होंने पूछा था. तो चित्रा मैम, आई एम श्योर यू गॉट द आंसर. सो एकता मैम का ये सवाल है कि पीसीओएस जो अभी बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज, डर्मेटोलॉजी के बहुत सारे इश्यूज हैं. सो प्लीज एक्सप्लेन पित्ता एंड कफा ऑल्सो द वे यू एक्सप्लेन वात, जो ऑलरेडी वाता के बारे में वो आपने. तो हो गया अपना अभी बताया ना, पित्त एंड कफा। यस. तो फ्रॉम पीसीओएस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, देन हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो रहे हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे मैं जब पढ़ाई कर रही थी ना अराउंड 1997-98 में,
2000 में मैंने एमडी किया, शुरू किया। तो उस टाइम पे भी पीसीओडी की बहुत कम पेशेंट में देखती थी। बट ये 25 साल की मेरी प्रैक्टिस, 27 साल की आज मेरी प्रैक्टिस हो गई। 27 साल की प्रैक्टिस में आज 10 एक साल से ये पीसीओडी का प्रॉब्लम मैं धीरे धीरे ज्यादा देख रही हूँ। मेनली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारा डाइट एकदम ही खराब हो गया है। आज आप देखोगे फॉरेन में, अमेरिका में मैं जाती हूँ तो लोग कम पिज्जा और पास्ता प्रिफर करते हैं, बर्गर कम प्रिफर करते हैं। और हम लोग यहाँ पे आप देखो, पिज्जा और पास्ता के लिए लाइनें लगती है। संडे को आप रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहो, लाइनें लगती है लोगों की पिज्जा और ये सब खाने के लिए और जंक फूड खाने के लिए। तो जब से जंक फूड आया है, हॉर्मोन्स वाली चीजें आई है, तब से हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तब से पीसीओडी का प्रमाण बढ़ रहा है। जब आप हम स्कूल में थे, तब आपको याद होगा हमने कभी भी चीज खाया है क्या? स्कूल में कभी भी हमने चीज नहीं खाया, ना पनीर खाया है। तो जब से चीज, पनीर या फर्मेंटेड मिल्क के प्रोडक्ट्स ज्यादा आने लगे, तब से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज आने लगे। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस जमाने में लोगों को 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में, यानी कि 15 या 16-17 साल में पीरियड्स आते थे या मेनार्क होता था। आज मेरे पास लड़कियां आती है जो तीसरी में पढ़ती है, दूसरी में पढ़ती है, चौथी में पढ़ती है, उनको पीरियड्स आ रहे हैं। ये 10 साल से शुरू हुआ है अर्ली मेनार्क के इश्यूज। क्यों? क्योंकि हमारा आहार एकदम ही खराब हो गया है। लोगों को घर पे खाना बनाना नहीं है, सबको छुट्टियों के टाइम पे बाहर खाना खाना है। हम छुट्टियों में भी जाते थे तो घर से खाना बनाकर लेके जाते थे। बट आज की तारीख में लोगों को बाहर का खाना, आप देखेंगे 50% बाहर का लोग खाना खा रहे हैं। तो उस वजह से पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब इश्यूज आ रहे हैं जो हमें चेंज करना चाहिए। सो थोड़ा डॉक्टर सुनीता, ब्लंट में आज बात कर रही हूँ, बट नहीं ये नहीं, रियलिटी है आज के जमाने की। ब्लंट जो सच्चाई होती है वो बोलना जरूरी है। एंड देन आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस। मैं यही बताना चाहता कि जो अमेरिका में लोग अभी पास्ता पिज्जा कम खा रहे हैं, क्योंकि आप उधर गए हैं, तो आप अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो कम खा रहे हैं। आपको इंडिया में रहना चाहिए। नहीं है, इन जनरल भी उनको भी नॉलेज हुआ है कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है हमारे लिए। करेक्ट। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मच बेटर इज स्टीविया कंपेयर टू शुगर इफ इट इज यूज्ड इन टी कॉफी? तो स्टीविया का कितना, क्या एडवांटेज है? स्टीविया इज ऑलवेज बेटर इफ यू हैव डायबिटीज। तो ये हर्बल प्लांट का ही बना हुआ है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो बेटर टू यूज स्टीविया। बट अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपका डाइट वगैरह अच्छा है, तो नो नीड टू ईट स्टीविया। आप उसकी जगह खड़ी शक्कर का यूज करो, ऑल राइट। सो ये खांड का यूज करो। अनिल सर का ये सवाल था। सो सारिका अरोरा फ्रॉम बेंगलुरु इज आस्किंग, कैन वी ईट मिक्सचर ऑफ सीड्स सोक्ड इन वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग? हाँ, मेरा एक एनर्जी ड्रिंक करके मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपको सीड्स या नट्स वगैरह खाने हैं तो उसको सोक कर दो मिनिमम 3 आवर। उसका पानी फेंक दो, फिर वापस उसको सोक कर दो ओवरनाइट। और मॉर्निंग में उसको चर्न करके कोई भी फ्रूट्स के साथ में आप ले सकते हो, या ऐसे भी नट्स या सीड्स को चर्न करके ले सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वो एनर्जी ड्रिंक करके बताया है। And ये एक ग्रुप में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। सो आयुष शांति जो वेबसाइट है, दिस इज अंडर रिनोवेशन राइट नाउ, तो वो जब हाँ, पर आप रिवैम्प होगा, गूगल पे मेरा नाम डालोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, एब्सोल्युटली, वो तो उस मैंने पे ऑलरेडी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ग्रुप में मैंने डाल दिया। बहुत सारे वीडियोस हैं, एंड वी विल हाँ, हैव दिस काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन वन ऑन वन, एंड मे बी इन पर्सन एज वेल। सो देयर इज दिस कंपनी which promotes supplements and especially protein shakes etc called Herbalife. So Deepak Maniar is saying that any benefit of Herbalife के nutrition, how does Ayurveda fit into it? अब सिर्फ उनका कंपोजिशन पढ़ लेना, फिर हम बात करेंगे। हाँ, सो उसके इंग्रेडिएंट्स के लेबल जब पढ़ेंगे तो वी विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट मेड अप तो ऑफ। हाँ, एंड एफएसएसआई जो इंडिया का लाइसेंसिंग अथॉरिटी है फॉर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, तो उनका अपना एक बेसिक रूल है कि जो मैक्सिमम है उसको पहले लिखना पड़ेगा। एंड वी नो हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड में यू कैन सी दैट, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कैश्यू बिस्किट, 1% कैसे होगा तो भी काजू बिस्किट लिखते हैं उसको। हाँ, तो मतलब पूरे एक पैकेट में आधा कैश्यू नट रहेगा, एंड हाँ, तो उसको बाद में पूरा मैदा एंड शुगर एंड एवरीथिंग रहेगा। तो तो आई इसलिए थिंक ऑलवेज इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा हर्बल है या क्या है वो। सो एक तो मैं आपका एक बहुत नादान सवाल है कि बोलते हैं कुकुम्बर को भी आपको क्या बॉईल करके खाना पड़ेगा? जैसे अक्षय कुमार खाते हैं वो बॉइल्ड कैरेट वगैरह, ऐसा करना पड़ेगा?
देखो, क्यूकम्बर के बारे में जो आयुर्वेद में उल्लेख है ना, द्रव्य गुण विज्ञान में, क्यूकम्बर यानी ककड़ी, यस। आयुर्वेद में जो बताया है ना, वो पूरा उसका जो वर्णन है वो अलग ही है जो आज की ककड़ी मिलती है उससे। तो आज जो ककड़ी मिल रही है ना, वो टोटली हाइब्रिड है, और उसके जो गुणधर्म आयुर्वेद में बताए गए ना, उससे एकदम ही अलग है। आप एक बार ककड़ी खाओगे ना, और 2 घंटे के बाद आप देखोगे, आपको वो ककड़ी की टेस्ट गले में रहेगा, और उसकी डकार आएगी वो ककड़ी की। तो जो आयुर्वेद में ककड़ी का शीतल गुण बताया है या ठंडक करने वाला गुण बताया है, वो आजकल की ककड़ी में वो गुण नहीं है। तो अगर आपको वो जो लंबी वाली ग्रीन वाली ककड़ी मिलती है ना, वालर वो का अगर बोलते वो अगर मिल गई तो आप वो यूज कर सकते हो। All right. So I think, I used to eat a lot of this in Madhya Pradesh, Indore. Walar हाँ, kakdi, so it's वो very. खाने के बाद में आपको वो कच्ची डकार नहीं आएगी, पर वो येलो वाली ककड़ी खाओगे ना, आपको ऐसा पित्त जैसा महसूस होगा हमेशा। All right. Okay. So एकता मैम का और एक सवाल है, very interesting questions. She is saying that मेरे clients के बहुत सारे ऐसे cases हैं कि gut issues हैं. They run to the washroom immediately after eating. So how does this span out? उसको मेनली आईबीएस में ये प्रॉब्लम होता है, या आयुर्वेद में उसको आमातिसार बोलते हैं। आमातिसार यानी जो खाएंगे वो उनको पचता नहीं है, और इमीडिएटली वो बिना डाइजेस्ट हुआ फूड निकल जाता है। तो ऐसे लोगों को आम कम करने वाला डाइट यानी गेहूं, मैदा, बेसन बंद करवाना है। Okay. So अनार रोज खा सकते हैं, अनार का छिलके का काढ़ा बना के पी सकते हैं। I'm sure many of you are taking notes, and ये आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड कर सकते हैं. You can use these insights because we at Velocity Genetics believe that कि हम एक integrated solutions लोगों को देना चाहते हैं, whether it's from homeopathy or Ayurveda, from a lot of different sciences. So anything that's good based on different philosophies कर सकते हैं. और बाकी हम लोग ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है करके हम लोग डिबेट करते रहते हैं, वो करेंगे, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी प्लूरल सोसाइटी. देयर इज नॉट वन वे, वन मेथड ऑफ ट्रीटिंग एनीबॉडी. तो जब आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स कभी आपको लगता है कि उससे बेहतर और कुछ है, आई थिंक वी कैन ऑल यूज इट. बट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ आयुर्वेदा, आई एम श्योर डॉक्टर सुमिता विल डेफिनेटली टॉक अबाउट आयुर्वेदा. उनके अलावा वो डेफिनेटली नहीं बता देंगे. बट यस, सारिका मैम का और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ अबाउट फैटी लीवर, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर अभी जो वो फिर बढ़ रहा है. सो व्हाट इज द टेक इन आयुर्वेदा? मंद अग्नि, अगर आप अपनी अग्नि को करेक्ट करेंगे, आम को गलाएंगे, तो फैटी लिवर में फायदा होगा। तो जो भी कफ और आम के बारे में मैंने बताया, वो डाइट और लाइफस्टाइल करनी है। हैवी टू डाइजेस्ट फूड अवॉइड करने हैं, डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं। करेक्ट. सो ओवरऑल एक सिंपल एंड एक समरी क्वेश्चन है कि कैन वी बैलेंस ऑल द 3 दोषास? आपने आंसर किया हुआ था, बट दिस इज अगेन आस्क्ड बाय दीपाली सहाय मैम. सो हाउ डू यू एड्रेस कि तीनों दोषा को कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? आयुर्वेद में कहा गया है, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी तीनों दोषों का बैलेंस जब होता है, सम दोषः, वात पित्त कफ ये तीनों बैलेंस हो, सम अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर बैलेंस हो, ज्यादा ऊपर भी नहीं हो, ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो, ज्यादा कम भी नहीं हो, बैलेंस अग्नि हो। सम धातु यानी आपके शरीर के जो भी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब बैलेंस में होने चाहिए, कोई भी ज्यादा या कम नहीं हो। मलक्रिय यानी आपका स्टूल्स टाइम पे पास हो रहा है, आपका यूरिन टाइम पे पास हो रहा है, आपको स्वेट बराबर आता है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन यानी आपका आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न यानी खुश है, तो आप स्वस्थ कहे जाएंगे। और ये स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या और आहार विहार, आहार निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये सब बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। जब आप ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, तब आपका वात, पित्त और कफ तीनों कंट्रोल में रहेगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आज सारी चीजें बताई, वो सब आपको फॉलो करनी पड़ेगी, All डाइट, right. So, लाइफस्टाइल, होम रेमेडीज। yeah, I think very interesting, very insightful. So, Dr. Sumita, last time आपने जब भी हमने जूम किया था, you had shared your story of your hair. तो आज आपको बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, उस हेयर की स्टोरी आप बता सकते हैं? आपके बालों की स्टोरी. मेरे बालों की स्टोरी मेरे बाल तो
पहले से ही मतलब आज से 25 साल से ही मैं आयुर्वेद पूरा फॉलो कर रही हूँ। पूरी दवाइयाँ, डाइट, लाइफस्टाइल सब कुछ में मेरे बोलते हैं ना, आई ईट आयुर्वेदा, आई ड्रिंक आयुर्वेदा, आई स्लीप आयुर्वेदा। तो जितना भी आयुर्वेदिक डाइट है, लाइफस्टाइल है और मेरी खुद की दवाइयाँ मैं पूरा फॉलो कर रही हूँ। बट हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरी शादी 45 इयर्स में हुई, मेरी प्रेगनेंसी 47 इयर्स में हुई, मेरा बेटा 48 इयर्स में हुआ, तो इस एज में स्वाभाविक है काफी चेंजेस आता है। तो वो टाइम पे मेरे बाल काफी आधे से ज्यादा कम हो गए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट इमीडिएटली मैंने मेरी दवाइयाँ कंटिन्यू स्टार्ट रखी, तो मेरे बाल पहले से भी डबल वापस फिर से आ गए। अभी एट द एज ऑफ 51 ऑलरेडी मेरे बाल काफी आ गए हैं। पहले तो इतने हो गए थे मेरे बाल और हाफ हो गए थे, अभी पूरे आ गए। और आई एम श्योर अभी 2 साल में वापस पहले जैसे मेरे लंबे बाल हो जाएंगे, काफी थिक हो जाएंगे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो 70 साल की उम्र में भी उनके बाल जो एकदम पतले और छोटे होते हैं, वो घुटने तक लंबे हो जाते हैं अपनी दवाइयाँ लेते लेते। और जब मेरा बेटा हुआ, तब अमेरिका में जब हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ, तो पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको देखने आए कि इतने सारे बाल के साथ बच्चा पैदा हुआ, हमने आज तक कभी नहीं देखा है अमेरिका में। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मेरे सारी दवाइयाँ ले रही थी, जो मेरे भी बालों को बराबर रखे और उसके भी बाल अच्छे रहे। तो जब वो पैदा हुआ तो ऑलरेडी उसके इतने सारे बाल थे, जो वो लोग को एकदम आश्चर्य लगा था देखकर। I can tell my personal story. Me and my wife were consulting Dr. Sumita Prajapati in 2007, and my first daughter was born. Exactly the same thing happened in the hospital also. She was 4 kilos plus weight. And वाह। my wife was like put on a lot of weight with your supplements, and आपने जो जितने supplements दिए, यस। and people, actually वो जो ward में जहाँ पे delivery हुई थी, a lot of people used to come saying that कि ये बच्चा थोड़ा मतलब साइज बड़ा ज्यादा है ज्यादा हेल्दी। than normal, and then they were asking कि ये कैसे हुआ and all that. So I think we definitely have to say that she was on supplements and then Ayurveda treatment. So that's it. So बहुत सारे questions और रहेंगे. Don't really worry about how to contact Dr. Sumita Prajapati. उनके contact details and जो उनका YouTube channel है, हम लोग associate group में और आपके respective batch group में हम लोग डाल देंगे. And you can actually watch the YouTube video right now. तो बहुत सारे free advices हैं all over the world, वो travel कर लेते हैं. डॉक्टर सुमिता, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट आप ज्यादातर इंडियन डायस्पोरा जो है उनके साथ काम करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, एंड वर्ड ऑफ माउथ से आपने इतने कंट्रीज में ट्रैवल किया है, विच कंट्रीज में जो लोग रहते हैं इंडिया के ज्यादा मोर डिसिप्लिन्ड है, डाइट्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे दार एस सलाम आपने बोल दिया जो तांजानिया में है, लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस देयर, स्पेशली गुजराती कम्युनिटी एंड सो मेनी अदर बिजनेस पीपल, या गल्फ के बहुत सारे कंट्री में आप जाते हैं, और इन इंडिया वेयर डू यू सी द डाइट का ट्रेंड लोगों का, अभी क्या आपको मतलब उसमें से ऑब्जर्वेशन है आपका? हर जगह पे हर प्रकार के लोग मिल ही जाते हैं, यानी हर एक प्रकृति के लोग सब जगह है। तो अगर आप देखेंगे ना, वात प्रकृति का कोई इंसान आया कहीं पे, क्योंकि हर एक देशों में हर एक प्रकृति के लोग हैं, तो हम प्रकृति के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे वात प्रकृति का कोई आया, वो 1 दिन करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, फिर 3 दिन करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तो वो लोग थोड़े गड़बड़ वाले होते हैं। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, और कफ वाले भी डिसिप्लिन होते हैं। बट पित्त वाले थोड़ा अगर कभी किधर गुस्सा आ गया या कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। बाकी कफ प्रकृति के वाले जो भी लोग होते हैं, वो प्रॉपरली डिसिप्लिन से डाइट और सब कुछ करते हैं। तो वो भी ओके, प्रकृति के ऊपर जाता है, देश के ऊपर नहीं जाता है। तो ये सवाल मैंने इसके लिए पूछा इन रिलेशन ऑफ दिस, दैट नॉट फ्रॉम एन आयुर्वेदा परस्पेक्टिव, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई यूएसए के लोग जो हैं, जो दे आर नोन फॉर, लास्ट टाइम आपने मुझे एक बार बता दिया था वेबिनार में, मुझे पता है कि अमेरिकन पीपल ईट बर्गर फॉर ब्रेकफास्ट, बर्गर फॉर लंच, बर्गर फॉर डिनर. हाँ, वो अभी भी है या वो कल्चर चेंज हुआ है? काफी कम हो गया है अभी। अभी आप देखो, अपने से ज्यादा उधर वीगन चालू हो गया है। हम्म. लोग वीगन बन रहे हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा। तो हम वेजिटेरियन तो छोड़ो, डायरेक्ट वीगन ही बन रहे हो लोग, मतलब एक्सट्रीम में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो हम जो भी पाश्चात्य कल्चर है उसको थोड़ा सा ब्लाइंडली और इमिटेट योगा, करते हैं. योगा अपने से ज्यादा वहां पे लोग योगा फॉलो करते हैं। एब्सोल्युटली. हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में वहां पे योगा क्लासेस चलते हैं। डॉग योगा, कैट योगा, चाइल्ड योगा सब होता है उधर।
ऑलराइट, सो इंडिया में हम लोग जो जैसे अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था यूएसए में 1990 में, इंडिया में हुआ 2020 में, यानी कि 30 साल पीछे थे। तो वो 30 साल पहले या 25 साल पहले वो जो कर रहे थे हम लोग, वो अभी कर रहे हैं। और बाद में 20-25 साल में जो हमको समझ में आ जाएगा कि ये ठीक नहीं है, तब तक हम लोग देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो प्रॉब्ली दे मस्ट बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू डू इट। सो एंड में आई वुड लाइक टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू डॉक्टर जगमीत Suri. She's been waiting for a long time. So, Dr. Suri, you can ask your question. Thank you, sir. So my question is basically related with diabetic patient. How we can use एक तो Arjun Chal, which is like I think in trend nowadays, and what are the exact benefit, or what are the other herbs? Because majorly I'm using neem, I'm using giloy, I'm using moringa for my patients. So what about your take related to Arjun Chal and any other thing which we can prescribe to the diabetic patient, which will help them to revive their cells? So actually revival is possible with Ayurveda or it's not? मेरा एमडी जो है ना, एमडी मैंने डायबिटीज में किया है। मेरा Great. एमडी का सब्जेक्ट ही डायबिटीज है। और मैंने जो Okay. थीसिस लिखा वो गुड़मार पे लिखा है। गुड़मार पता है आपको? No, not नेम much. सूंगी, Gymnema Sylvestra. जिमने में Okay, सिल्वेस्टर yeah, है। yeah, that I know आयुर्वेद because में it is a homeopathic medication as well, na? नो, दिस इज प्योर आयुर्वेदिक Herbal. हर्बल। Okay, तो okay, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री जो है उसके ऊपर मैंने थीसिस किया हुआ है, और मैंने 200 पेशेंट का उसके ऊपर थीसिस हमने किया था, जिनको बिफोर ट्रीटमेंट हमने पूरा लिपिड प्रोफाइल और सारा ब्लड शुगर वो सब चेक किया। आफ्टर गिविंग गुडमार 500 mg 2 tablet twice a day, we did the investigation again after 3 months and then again after 3 months। ऐसा 6 महीने का मेरा फॉलोअप था। okay, हर एक जन में सिम्टोमेटिकली 80% बेटर हो गए वो लोग। okay. And what 80% about HbA1c? एंड HbA1c हम उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम ये कर रहे थे, तो Okay, फास्टिंग एंड पीपी ब्लड शुगर हम कर रहे थे। फास्टिंग और पीपी Mhm. दोनों में 3 महीने में अराउंड 30 to 40 यूनिट्स का फर्क आया, और 6 Got महीने it. में 50 यूनिट्स का फर्क आया। सिम्टोमेटिकली तो 80% सबको 6 मंथs में इम्प्रूवमेंट आया। But do you feel that Ayurveda can help to revive the pancreatic cells? Because I think that is a डेफिनेटली, big, okay, डेफिनेटली with proper diet, lifestyle, proper supplements, everything if they are doing properly, definitely। पर आयुर्वेद में बताया है उसके भी प्रकार, साध्यः कफोत्थादस, पित्तजाः षड्याप्याः, असाध्यः पवनात् चतुष्का। यानी उसमें भी Mhm. आपको देखना है कफज है, पित्तज है या वातज है। कफज प्रमेय 4 प्रकार के होते हैं जो साध्य है, जो क्यूरेबल है। पित्त जहाँ षड याप्य है, यानी पित्त के 6 प्रकार के जो है, जो मैनेजेबल है, याप्य यानी मैनेजेबल, उसको आप अपनी दवाइयां करो और डाइट करो, आयुर्वेदिक दवाई और डाइट से वो मैनेजेबल रहेंगे। असाध्य पवनात् चतुष्का, यानी वातज जो 4 लास्ट होते हैं वो असाध्य होते हैं, जो क्रॉनिक हो जाते हैं, उसको आप क्योर Right. नहीं कर सकते हो। Mhm. और Thank दूसरी you. बात आई अर्जुन की, तो अर्जुन Hmm. इज नॉट फॉर डायबिटीज, इट इज फॉर हार्ट। Heart. Okay, अर्जुन improves the blood circulation and okay, cardiac tonic है वो। okay. Thank Okay, you. so thank you, Dr. Jagmeet, and thank you, Dr. Sumita, as well. So, आज का session was a little different than what we are usually used to, क्योंकि ATP में जैसे मैंने कहा, associate training program which happens every Thursday, between 8 and 9:30 is about a lot of things. It's about your career, the solutions that you can give. तो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। सो उसमें हम लोग करियर की बात करेंगे, वी आर लुकिंग एट एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा, एंड दिस इज गिवन एब्सोल्युटली फ्री। आई वांट एवरीवन ऑफ यू इन द ग्रुप, जो ग्रुप में है, एनकरेज ईच अदर टू अटेंड। एंड अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं, इसका रिकॉर्डिंग भी एसोसिएट बैक ऑफिस में मिलेगा, नॉट इन द स्टूडेंट जोन, बैच 18। प्लीज टेक केयर, मेक अ नोट दैट ये बैच 18 के स्टूडेंट्स के लिए अभी एसोसिएट बैक ऑफिस का एक्सेस नहीं है। In this week, we'll let you know how to exactly get that access. Then you'll get a user ID and password. So there are 2 websites: velocitygenetics.com, myvignet.com. So myvignet में you will be doing your studies and course, and Velocity Genetics में you will be talking about all these training programs on a continuous basis, which is absolutely free. And अपना इतना कीमती समय
एंड अपनी इतनी नॉलेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटने के लिए आई थिंक वी ऑल नीड टू यूज द चैट बॉक्स राइट नाउ एंड देन जो भी टेक्निकली इमोजीज ये वगैरह जो भी आपको करना है एंड डॉक्टर सुमिता शुड फील सेइंग दैट कि आपने दिल से उनको धन्यवाद दिया फॉर हर टाइम. इट्स लेट, यू कुड सी दैट हर स्मॉल सन कमिंग एंड देन सिटिंग नेक्स्ट टू हर. एक्चुअली उनको भी लाइव ट्रेनिंग मिल रहा है कि जूम में सेशंस कैसे करना है. एंड आई एम श्योर in very few years I think he'll be doing training programs better than you. Yes. उसको बहुत शौक है. हाँ, तो उसको वीडियो या जूम में देखना अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमिता. शी इज लाइक फैमिली मेंबर इन थैंक यू. वेलोसिटी जेनेटिक्स. एनी टाइम, कई बार ऐसा हुआ है आई हैव नॉट इवन हैड अ फोन कॉल या कुछ भी नहीं, मैंने व्हाट्सअप किया एंड देन शी इज ऑलवेज रेडी एंड देन वी लव हर एकदम डाउन टू अर्थ. नेचुरली शी इज विलिंग टू गिव ऑल द ज्ञान दैट शी हैज अर्नड विद हर 27 years of diverse practices across the world, and she also studies the consumer behavior etc. So डॉक्टर सुमिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी सबकी तरफ से. एंड नेक्स्ट वीक we are going to have another very interesting ATP, and that will be conducted by Dr. Nikhil Baljekar, and then we'll be talking about genetics and diabetes, जो एक favorite topic है. So don't miss that. And this is a free training program, so you can also involve your family members and आपके clients भी अगर आना चाहते हैं तो of course we can. So once again, thank you so much, Dr. Sunita, and then it's a Thank you pleasure. very much. Thank you. And thank you for being there as an advisory board member and all the time. जब भी हम लोग आपको पूछते हैं तो you're always ready with the PowerPoint presentations and so many stuff like that. So thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए. You made it very interesting by asking अपने खुद के या आपके क्लाइंट्स के बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस आपने सुने, एंड आई एम श्योर दिस वाज यूजफुल. हाउ डिड यू लाइक दिस वेबिनार आज का? एसोसिएट ग्रुप में एंड बैच 18 के लोग अपने ग्रुप में उसका फीडबैक दे दीजिएगा. एंड विद दिस वी कम टू द एंड. सो गुड बाय एंड गुड नाइट. सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट